So very good evening to all of you. How are you all? Doing great? चलो. So friends, हम लोग प्रिलिमिनरी चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 1, और उसमें हमने सेक्शन नंबर 1 को फिनिश कर दिया. एक बार रिवाइज करते हैं सेक्शन नंबर 1 को. तो सेक्शन नंबर 1 में हमने क्या देखा कि ये एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013. ये अप्लाई करता है होल ऑफ इंडिया पे. उसके बाद इसका सेक्शन नंबर 1 पहले आएगा और बाकी के सारे सेक्शन फेज मैनर में अप्लाई कर जाएंगे और आज के तारीख पे कंपनीज एक्ट के सारे सेक्शंस हमारे ऊपर अप्लाई कर जाते हैं. उसके बाद ये एक्ट किस किस एंटिटीज को लागू है. तो पहले हमने देखा कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर है या फिर पुराने किसी भी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है तो उसको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा. उसमें एक हमने डिस्कशन किया हुआ था कि कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन जिसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है उसको कंपनीज एक्ट के कोई भी प्रावधान फॉलो करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, दैट इज यूएस के एक्ट के अंदर, यूके के एक्ट के अंदर, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस अगर इंडिया में रहता है तो उसको कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन पार्शियल एप्लीकेबिलिटी है, चैप्टर नंबर 22 हमने देखा हुआ था. उसके बाद कोई भी कंपनी जो एक बैंकिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उसको भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई कर जाएंगे. लेकिन वहां पे भी पूरा का पूरा एप्लीकेबिलिटी नहीं है. उस एक्ट में अगर कुछ लिखा है तो वो फॉलो करो, उस एक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो कंपनीज एक्ट में आ जाओ. दोनों एक्ट में अगर कुछ झगड़े हैं, इनकंसिस्टेंसी है, तो आपको उनका पर्टिकुलर एक्ट फॉलो करना पड़ेगा. साथ साथ कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि भैया इस बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनीज एक्ट के ये प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के जरिए कुछ एक्सेप्शंस, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ उस एक्ट को, उस प्रोविजन को बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऊपर, दैट इज एलएलपी वगैरह वगैरह जो बॉडी कॉर्पोरेट्स है उनके ऊपर अप्लाई कर जाएगा. यस और नो? अरे पक्का. इतनी सारी बातें हमने देखी हुई थी. उसके बाद सेक्शन नंबर 220 कंपनीज का डेफिनेशन देखा था. कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉज. फिर हम लोग बढ़े थे किस पे बोलो, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी. तो उसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है. उसमें हमने इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन का डिफरेंस समझा था. रजिस्ट्रेशन मतलब बस एक कानूनी तौर पे हमने एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना लिया है कि हमारी एंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. लेकिन जैसे ही कोई कंपनी क्या हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है, तो फिर वो क्या बन जाती है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. और इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब है कि एक्ट के नजरिए में वो एक अलग एंटिटी बन चुकी है. पार्टनरशिप फर्म भी रजिस्टर होती है लेकिन वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं होती है. उसके बाद कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका ह्यूमंस के साथ नेचुरल पर्सन के जैसा कोई भी संबंध नहीं है. लेकिन हाँ, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है, जुडिशियल पर्सन जरूर है, बिकॉज जो काम एक नेचुरल पर्सन कर सकता है वो एक कंपनी भी कर सकती है, जैसे कि केस फाइल करना, प्रॉपर्टी होल्ड करना वगैरह वगैरह. लेकिन हाँ, वो वोटिंग नहीं कर सकती बिकॉज कंपनी क्या नहीं है, सिटीजन नहीं है. उसके बाद क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? जी हाँ. कंपनी क्या है, अपने मेंबर्स से, जो भी उनको बनाते हैं उनसे क्या है, सेपरेटेड है. कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स से सिमिलर नहीं होती है, जो पार्टनरशिप के अंदर हमने देखा हुआ था. तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स और पार्टनरशिप एक ही होती है, कंपनी में वैसा नहीं होता है. उसके अंदर 2 केस स्टडीज है. आज के लेक्चर पे हमारा वही डिस्कशन होने वाला है, थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा. नेक्स्ट वन था परपेचुअल सक्सेशन. कितने मेंबर्स आएंगे, कितने मेंबर्स जाएंगे, लेकिन कंपनी आगे कंटिन्यू रहेगी अनलेस एंड अनटिल वाइंडिंग अप के दौरान. तो वाइंडिंग अप हो जाता है तो फिर कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन नहीं रहेगा. लेकिन तभी अगर वाइंडिंग अप नहीं हो रहा है, मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, मेंबर्स जिंदा रहेंगे, मेंबर्स मर जाएंगे, लेकिन कंपनी आगे बढ़ती रहेगी. उसके बाद कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है. यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का बोल नहीं सकते हम लोग, यहाँ पे हम लोग मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बोलेंगे. अब यहाँ पे हमने 2-3 बातें और देखी हुई थी, दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स. व्हाट डू यू मीन लिमिटेड बाय शेयर्स? लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी उनके शेयर होल्डिंग के अनपेड अमाउंट तक लिमिटेड रहेगी. उससे ज्यादा कंपनी उनसे कुछ नहीं मांग सकती. उसमें हमने देखा हुआ था कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. इसमें हो सकता है कि कंपनी के मेंबर्स ने कंपनी को कुछ गारंटी अमाउंट दिया हुआ है जो वो वाइंडिंग अप के दौरान मंगवाएंगे. गारंटी का अमाउंट कभी भी थ्रू आउट द लाइफ टाइम नहीं मांगा जाता है. लेकिन इसमें और 2 पॉइंट थे, दैट इज कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी डू नॉट हैव अ शेयर कैपिटल. लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स की लायबिलिटी शेयर कैपिटल के अनपेड अमाउंट साथ साथ गारंटी अमाउंट वहां तक रहेगी. शेयर कैपिटल का अमाउंट थ्रू आउट द लाइफ मांगा जाएगा, गारंटी का अमाउंट वाइंडिंग अप में मांगा जाएगा. शेयर कैपिटल नहीं है तो अगेन बस गारंटी का अमाउंट वाइंडिंग अप में मांगा जाएगा. लेकिन एक भी कंपनी ऐसी हो सकती है जो अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है. अब लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि जितना सारा पैसा मेंबर्स का पर्सनल एसेट का है वो सारा कंपनी का हो जाएगा, ऐसे नहीं है.
जितना कंपनी को जरूरत है उतना ही वो मेंबर से मांगेगी। हाँ, वो अमाउंट आज मैं एक्सटेंड उसका लिमिट नहीं कर सकता हूं, आज मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता हूं। चाहे 1,000 मांगे, चाहे 2,000 मांगे, चाहे 3,000 मांगे, चाहे 2 करोड़ क्यों ना मांगे, जितना लायबिलिटी उस टाइम पे दौरान उस समय पे अराइज हो जाएगा उतनी लायबिलिटी आज मेंबर ने देने का वादा कर लेना है। अनलिमिटेड कंपनी, मैंने कल आपको होमवर्क भी दिया था, कुछ याद है तो, कि इंडिया में कौन कौन सी अनलिमिटेड कंपनी से बताओ, तो कौन कौन होमवर्क करके आए बताएंगे। हाउ मेनी ऑफ यू डिड द होमवर्क? कोई तो एक, एनीवन किया है? एक ही है, बताओ। टाटा टेली सर्विसेज अनलिमिटेड कंपनी है, अरे श्योर? अच्छा, गूगल पे सर्च किया तो वो नाम आ गया, ठीक है। और किसने किया हुआ? आपने किया बेटा? वही एग्जाम्पल है, अच्छा। फाउंडेशन पे हमने एग्जाम्पल आए थे, वो क्या नाम था उसका? जी से कुछ तो था। अच्छा, जी से कुछ तो था लिमिटेड। यूके में? ओके, क्या नहीं होमवर्क? सर्च किया लेकिन भूल गए, लिख के नहीं रखा, बस देखा। पीछे बेटा श्रवण, कैसे हो? अभी ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना अभी? बता दो। नहीं किया कल लेक्चर? देखा कि नहीं देखा? देखा ना, तो बताएंगे। होमवर्क दिया था मैंने आपको। नालायक को बस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का होमवर्क आता है ऐसा नहीं है। अश्विनी जी बोल रही है, गुड इवनिंग अश्विनी जी। टाटा टेली सर्विसेज जो आप बोल रहे हैं वही नाम बता रहे हैं, तो चलो हम भी सर्च करते हैं कि कौन सी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, ठीक है? देखेंगे हम लोग, बस इंटरनेट हो आज, मज़ा आ जाएगा फिर पढ़ने का। Yes. There are around 150 companies are under the unlimited liabilities. Examples of 5 public limited companies with the unlimited liability. For the complete list of companies under blah blah blah, reach out the Insta blah blah blah, जो भी साइट पे जाके देख लो। ये कंपनीज है जिनकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। पहली कंपनी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अनलिमिटेड है। कर्नाटका स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अनलिमिटेड। दोनों कंपनी को देखा जाए तो एक स्टेट ओन कंपनीज है, तो गवर्नमेंट अनलिमिटेड लायबिलिटी रख सकती है बिकॉज गवर्नमेंट का ही उसमें बहुत बड़ा स्टेक है, तो ये अनलिमिटेड कंपनीज है। उसके बाद रैनबैक्सी होल्डिंग कंपनी, रैनबैक्सी जो आप मेडिसिन बनाती है, रैनबैक्सी। ओके, आपको पता है ना, ये दोनों लोग, दो लोग थे जो पंजाबी थे, रैनबैक्सी करके। तो रैन करके एक बंदे का नाम था, बैक्सी करके एक बंदे का नाम था। मतलब पूरा नाम रैन और बैक्सी ऐसा नहीं है, वो पंजाबी में पूरा नाम था उनका, उन्होंने पार्ट पार्ट ले लिया है। आज वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, अनलिमिटेड रखा ना। कॉन्वेयर इन्वेस्टमेंट कंपनी, आंध्र प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सारे क्या है बोलो? अनलिमिटेड कंपनी के एग्जांपल है। चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। क्या बेटा? बस सर्च करने का नहीं, लिखने का भी कभी कभी। एक दो तीन ही लिख दो, रैनबैक से लिख दो। और कोई भी आपको लगे चारों में से एक, उसको लिख दो। ल्यू लगा? अश्विनी जी आप भी लिखिएगा।
ओके हो गया, चलो उसके बाद नेक्स्ट था कॉमन सील, मैंडेटरी नहीं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद कंपनी क्या है, सिटीजन है क्या, बताओ बताओ ना, नहीं है, लेकिन कंपनी पर्सन है क्या, नहीं, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है, अरे श्योर फॉरेन कंपनी हो सकती है, लेकिन क्या कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस उसके मेंबर्स के रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिफाइन करा जा सकता है, यस और नो, डेमलर कंपनी। उसके बाद कंपनी का नेशनलिटी होता है क्या, अरे श्योर, रेसिडेंशियलशिप, सेपरेट प्रॉपर्टी, यहां तक हमने पढ़ा हुआ था, यहां से हम लोग आज के डिस्कशन को शुरू करेंगे, बताएंगे यहां तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बेसिक बेसिक डिस्कशन है, डाउट आने वाले पांच तो बाद में आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। ए कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन एंड एंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स इज कैपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉइंग, डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी। वो खुद प्रॉपर्टी खरीद सकती है, उसको एंजॉय मतलब यूज कर सकती है, और उसको डिस्पोज मतलब बेच भी सकती है। नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस एंड इट्स वाइंडिंग अप। कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता है, इवन इन द वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में प्रॉपर्टी को बेच करके पैसे जरूर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, ये हमने डिस्कस किया था कल, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी होती है। बिल्कुल सही बोला, क्या नाम है आपका, मैं भूल गया, साक्षी जी ने बिल्कुल सही बोला था कि रिस्ट्रिक्शन है, बैन नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर्स जिंगल वाला। नेक्स्ट वन है सेपरेट मैनेजमेंट, बताएंगे कंपनी को चलाता कौन है, शेयर होल्डर्स की डायरेक्टर्स, अरे श्योर, तो कंपनी में होते हैं शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर किसको अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और ये कंपनी को चलाते हैं। ओके, द मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, देयर इज अ separation of the ownership and management. The management of the company lies with the directors and the powers of the board is coextensive with that of the company. मतलब कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स होते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, यहाँ पे आंसर करोगे? कंपनी में मीटिंग्स होती है, मेंबर्स की मीटिंग होती है, वैसे डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती रहेगी, है ना? तो मेंबर्स की जब मीटिंग होती है तो फाउंडेशन पे हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग देखा हुआ था, इफ यू नो, है ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होता है, समरी ऑफ द मीटिंग, कि मीटिंग में क्या क्या घटनाएं हुई है, मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई है, क्या क्या रेजोल्यूशंस पास हुए हैं, वो सारा समरी, ताकि जो मीटिंग में नहीं आया है उसने अगर वो मिनट भी पढ़ लिया तो उसको पता चल जाएगा कि मीटिंग में क्या क्या हुआ था। अब पॉसिबल नहीं है कि एवरी टाइम मैं मीटिंग में जाऊं, तो मैं बाद में जाके क्या कर सकता हूं, मिनट बुक को इंस्पेक्ट कर सकता हूं। मैं बीइंग अ मेंबर ऑफ द कंपनी जाके कंपनी में मिनट बुक को इंस्पेक्ट करने का अधिकार मेरा है, मैं जाके इंस्पेक्ट कर सकता हूं, सही बात है। वैसे क्या मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या क्या हुआ है? हमने देखा ना कि कंपनी को चलाने वाले कौन होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, और उनको कौन अपॉइंट करता है, तो मेंबर को समय नहीं मिल रहा है कंपनी को मैनेज करने का, इसलिए उन्होंने डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया। डायरेक्टर को बोला, हे डायरेक्टर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम अपनी कंपनी को चलाओ। तो क्या डायरेक्टर्स की मीटिंग जो होती है उसके भी मिनट बुक बनते रहेंगे? तो क्या डायरेक्टर्स के मिनट बुक मेंबर्स जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? श्योर, हाउ मेनी ऑफ यू से यस, प्लीज रेज योर हैंड्स, ऑल ऑफ यू, द आंसर इज नो। ओके, कभी भी मेंबर डायरेक्टर्स के मिनट बुक को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? सपोज मान लो मैं एप्पल कंपनी का मेंबर हूं, अब एप्पल कंपनी को चलाता कौन है, एप्पल कंपनी के डायरेक्टर्स। अब कंपनी के डायरेक्टरशिप में कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल डिसीजन भी लिए गए हैं कि नया वाला मॉडल कौन सा आएगा। अब मान लो एप्पल कंपनी ने एक नया मॉडल लेके आया जिसमें मोबाइल है ही नहीं, मोबाइल का नया मॉडल मोबाइल है ही नहीं, उसमें बस एक आपको हैंड बैंड मिलेगा, रिस्ट बैंड मिलेगा, जिसके अंदर ऐसा बटन दबाओ तो ऐसा पाम पे आपका मोबाइल आ जाएगा। नया टेक्नोलॉजी आया है भाई, इसको ऐसा हाथ कान लगा, ऐसे नहीं लगा ना, उसके लिए आपको हेड बैंड मिल जाएगा या फिर जो मिल जाएगा, ऐसे हाथ लेकिन लगाने का नहीं है। सो फिर कैसे करेंगे ऐसा? इट्स नॉट लाइक दैट। बस आपको क्या करना है, ऐसे बटन दबाना है इधर का, फिर मोबाइल आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करो, फिर कानों पे आपका वो जो भी ब्लूटूथ हेडसेट वगैरह है जो है मिल जाएगा, हेडबैंड वगैरह, तो लगा के आप बात कर सकते हो। तो ये डिसीजन लिया किसने, डायरेक्टर्स ने, कि हम लोग ऐसा कुछ इनोवेशन लेके आते हैं। अब बताएंगे ये वाली बातें उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में डिस्कस हुई है, वो मिनट बुक में भी आएगी। अरे सुनो, आज मैं एप्पल कंपनी का मेंबर हूं, मैं जाके मैंने अर्जी कर दी कंपनी में कि हे कंपनी, मेरे को है ना बोर्ड मीटिंग हुई ना कल, उसके मिनट बुक दिखाओ।
तो मैंने पढ़ लिया और मैंने जाके सैमसंग कंपनी को फोन लगाया। इसको बोलते इनोवेशन। तो सैमसंग ने क्या करा पता है क्या? एप्पल कंपनी जब लॉन्च करी थी उसके पहले ही उन्होंने वैसा वाला मोबाइल लॉन्च कर दिया, तो एप्पल की तो लग गई। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो इसलिए मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट बुक चेक नहीं कर सकते। ये सारी बातें आपको मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, ऐसी और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। ठीक है, तो बात कर रहे थे सेपरेट मैनेजमेंट। भले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर अपॉइंट करता है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डे टू डे ऑपरेशंस में शेयर होल्डर्स दखल अंदाजी नहीं दे सकते। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, फिर तो ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मनमर्जी कर लेंगे, वो तो शेयर होल्डर की सुनेंगे ही नहीं। एजीएम है ना, देखेंगे अगेन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कि कैसे शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सवाल पूछ सकते हैं। आई बात समझ में? एजीएम आएगी नहीं आएगी, पता चल जाएगा कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कारनामे किए हुए साल भर में। अगर उनको लगता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सही नहीं है तो आप अर्जी डाल दो कि इस डायरेक्टर को निकाल दो। अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर चाहते हैं कि ये डायरेक्टर मेरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं रहना चाहिए तो वो डायरेक्टर को निकाल देंगे हम लोग, बिकॉज अपॉइंट करने का पावर हमारे पास है ना। हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अभी सीखने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में ये रख दो। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है ना कि ऐसे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ भी कर सकता है, तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। क्लियर मेरी बात? बाकी डिस्कशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में क्लियर है। तो सेपरेट फ्रॉम द मैनेजमेंट, द मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी लाइज विद द डायरेक्टर्स एंड ओनर्स एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड इज कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ अ कंपनी। मतलब जो कंपनी कर सकती है वो डायरेक्टर कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी खुद से नहीं चलती है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, मतलब कौन करेगा एक्वायर कंपनी के नाम पे? डायरेक्टर्स ही करेंगे। कंपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच सकती है, तो कौन करेगा? मुझको एक बात बताएंगे, टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर जैगुआर को एक्वायर किया, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया। बताएंगे किसने किया? कंपनी ने किया कि कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स ने काम किया? तो कंपनी की जो पावर है इट इज को एक्सटेंसिव, व्हाट इज को एक्सटेंसिव? साथ साथ डायरेक्टर्स की भी आती है, लेकिन डायरेक्टर्स अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम नहीं कर रहे, वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट वन, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। ए कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। कोई भी आप केस स्टडी का नाम देख रहे हो, कंपनी का नाम आएगा वर्सेस सो एंड सो, तो कंपनी अपने नाम पे केस फाइल कर रही है। हाँ, केस फाइल कर रहे हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन वो केस फाइल किसके नाम पे हो रहा है? कंपनी के नाम पे हो रहा है। कंपनी के ऊपर हमने केस फाइल कर दिया, तो हमने कंपनी के किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे केस फाइल नहीं किया, कंपनी के नाम पे केस फाइल किया। हाँ, वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल वो कॉन्सेप्ट है, वो अलग कहानी है, लेकिन पहले तो केस किसके नाम पे बनेगा? कंपनी के नाम पे बनेगा। एंड लास्ट वन, लिमिटेशन ऑफ एक्ट। हमने फाउंडेशन लेवल पे दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एमओए एंड एओए। तो कंपनी क्या अपने एमओए से ऊपर जा सकती है? आज मेरी टाटा मोटर्स है, कोविड के चलते टाटा मोटर्स की कोई गाड़ियां खरीद नहीं रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर ही पूरा डाउन है। तो टाटा मोटर्स ने सोचा चलो कोविड के चलते गाड़ी कोई खरीदता नहीं है, लेकिन गोली तो खरीदता है कि नहीं खरीदता है? गोलियां मेडिसिन खरीदता है कि नहीं खरीदता है? तो हम लोग काम करते हैं, गाड़ियों का धंधा बंद करते हैं और फार्मास्यूटिकल में घुस जाते हैं। डोलो 250 के क्या नाम है, 350 650 है वो है ना, पैरासिटामोल है ना, प्लेन पैरासिटामोल। डोलो 650 बताया उसका टर्नओवर कितना हो गया है कि नहीं? रातों रात करोड़पति हो गया वो करोड़पति था पहले, लेकिन अभी बहुत पैसा कमा रहा है। यू नो ना डोलो 650? दोनों चुल्लू पर पानी में डूब मरना लायक, कुछ फायदा नहीं तुम्हारा। हाँ जी, तुम्हें क्या बात कर रहा था कि चलो एक काम करते हैं, पैरासिटामोल बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या टाटा मोटर्स किसी को पूछे बिना क्या अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है? ये प्रॉफिटेबल है ना शेयर होल्डर के लिए? बताओ, गाड़ियां कोई खरीद नहीं रहा है तो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बहुत पैसा आता है उसमें से, तो अच्छी बात है ना शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर क्यों मना करे? करे कि ना करे? बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द टाटा मोटर्स करे कि ना करे? हाँ जी बेटा, आप कब टाटा मोटर्स के डायरेक्टर हो, आप बताओ, करे कि ना करे? हाँ, प्रॉफिट। देखो कितनी अच्छी बात बोली लड़की ने। हाँ जी बेटा, आप बताइए, करेंगे ना? पैसा लड़कियों को पूछो, जहां पे प्रॉफिट वो सब कुछ कर दो सर, लॉग है वार्ड में। हाँ बेटा, श्रवण क्या करे? कर दे। श्रवण भी इनकी धुन में गा रहा है।
ना करे, कंफ्यूज है बच्चा, कंफ्यूज है। सिद्धेश क्या क्वेश्चन मार्क है दिमाग में? तो मैं क्वेश्चन वापस पूछूं? कहाँ घूम रहा है दिमाग में इधर उधर? कितनी बारी सवाल पूछा मैंने? एक नालायक। नहीं करे, नहीं करे, क्यों ना करे स्वानंद? वेरी गुड। अरे शेयर होल्डर चाहता है कि कर दो, डायरेक्टर चाहते हो तो वैसे ही बैठे हुए करने के लिए, लेकिन वहां पे बीच में एक पॉइंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चाहे तुम्हारा काम लीगल है, लेकिन तुम कंपनी के मेमोरेंडम में जो बातें लिखी हुई है उससे ऊपर नहीं जा सकते। सही बात है। ईपीए लिमिटेड के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि इट विल बी इनटू द बिजनेस ऑफ कोचिंग। 11-12 कॉमर्स, सीए एंड सीएस लिख दिया ईपीए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में। कल हम चाहते हैं अरे यार बहुत हो गया, चलो हम लोग फुगे बनाते हैं, बलून्स बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो क्या कर सकते हैं? क्या शेयर होल्डर के परमिशन के साथ भी नहीं कर सकते? यू बीइंग अ शेयर होल्डर आप बोले करो करो सर करो, नो वरी नो वरी, ऐसा हार्ट शेप का बनाओ सर, राउंड राउंड बनाओ सर बनाओ, बहुत प्रॉफिट है उसमें, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि हमारा मेमोरेंडम उस चीज की अनुमति नहीं देता है। क्या मेरा बिजनेस लीगल है जो मैं चेंज करना चाहता हूं? भाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना लीगल बिजनेस है, फुगे बनाना लीगल बिजनेस है, लेकिन मैं नहीं कर सकता बिकॉज मेमोरेंडम मुझको इस चीज की अनुमति नहीं दे रहा है। तो कंपनी कैनॉट गो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द मेमोरेंडम। द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी रेगुलेट्स द पावर एंड फिक्सेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, एंड कंपनी कैनॉट गो बियॉन्ड सच पावर्स। कंपनी उसके पावर के ऊपर नहीं जा सकती अनलेस एमओए इज इटसेल्फ अल्टर्ड प्रायर टू डूइंग सो। हाँ, अगर आप मेमोरेंडम को अल्टर करते हो, कुछ लोग आप में से कुछ लोग आ गए बोले सर हमने मोहित सर का क्लास किया हुआ है, उन्होंने हमको सिखाया हुआ है कि आप लोग मेमोरेंडम को ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन अगर हम उसमें चेंज करें तो कर सकते हैं ना। टाटा मोटर्स ने अपने शेयर होल्डर्स की अनुमति लेके मेमोरेंडम को ही चेंज कर दिया, उसमें एक और बिजनेस डाल दिया। क्या आप फार्मास्यूटिकल बिजनेस में भी रन कर सकते हो? तो क्या मैं उसके बाद फार्मास्यूटिकल में इंडस्ट्री में एंटर हो सकता हूं? द आंसर इज यस। क्लियर है मेरी बात? अब इसके ऊपर आपको फाउंडेशन इंटर लेवल पे टेस्ट करा जाएगा कि नहीं जाएगा, आई डोंट नो, बिकॉज फाउंडेशन लेवल पे यू हैव बीन ऑलरेडी टेस्टेड ऑन दिस। तो फिर क्यों सिखाया? थोड़ा तो ब्रशअप करने के लिए कुछ बच्चे डायरेक्ट एंट्री से भी आए हुए हैं, ओके, तो उनके लिए ब्रशअप किया हुआ है। ओके, इसके ऊपर आपको टेस्ट करा जाएगा ऐसा मुझको नहीं लगता है। 99% टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट का कुछ कह नहीं सकते। अगर नसीब सड़ा हुआ निकला तो हो सकता है फाउंडेशन से भी कोई सवाल पूछ ले आपको। क्लियर मेरी बात? समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे खत्म हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। तो पॉइंट एक था उस कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, कंपनी के डायरेक्टर्स अलग। भले ही कंपनी को चलाने वाले शेयर होल्डर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, लेकिन कंपनी अपने आप में क्या है बोलो? एक सेपरेट एंटिटी है ना। इस सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को कुछ केस स्टडीज ने सब्सटैंशिएट किया हुआ है कि देखो कंपनी कैसे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, उसमें से कुछ एक लैंडमार्क केसेस है जिसको आज भी हम लोग कुछ झगड़े होते हैं तो उसको रेफर करके वहां पे जज साहब अपना जजमेंट देते हैं, अपना वर्डिक्ट देते हैं। उसमें से पहला केस है सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अच्छा, उसके जाने से पहले ना इसके ऊपर कुछ सवाल आए थे, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी में। तो मई 2004 और मई 2011 में सवाल आया था, एक्सप्लेन क्लियरली द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील इन द रिलेशन टू द कंपनी इन इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसको बोलते हैं फुल टॉस। क्या करेंगे, छोड़ देंगे कि मारेंगे? लेकिन ये ऐसे वाले फुल टॉस बहुत सालों पहले पूछे जाते थे। नवंबर 11, लगभग आज से 11 साल पहले। माइट बी यू वर इन द 5th-6th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम। नहीं, 2011 में आप कौन से स्टैंडर्ड में थे? 3rd स्टैंडर्ड में थे? अरे श्योर। तो उस जमाने में ये सवाल पूछे जाते थे। गेटिंग माय पॉइंट? एट द टाइम आई वाज माइट बी इन आईपीसीसी और इंटर माइट बी। मई 2008, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग 5 members only. All the members of the company were going by car to Mumbai in relation to some of the businesses. An accident took place and all of them died. Answer with the reason under Companies Act 2013 whether the existence of the company has also comes to an end. मई 2008 आपका जन्म हुआ रहेगा माइंड में। उस साल में सवाल पूछा था, बताओ
क्या कंपनी बंद हो गई या कंपनी अभी भी चल रही है? आर यू श्योर? ए कंपनी इज ए लीगल पर्सन बट नॉट ए सिटीजन, ट्रू और फॉल्स? कंपनी इज अ लीगल पर्सन बट नॉट ए सिटीजन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। आर यू श्योर? तो ऐसे वाले सवाल अगर पूछ लीजिए आपको तो लाइफ में और क्या ही चाहिए? लाइफ सही है लेकिन ऐसे वाले सवाल आने चाहिए बस एग्जामिनेशन। लेकिन इंस्टीट्यूट ने आपका रास्ता थोड़ा सा मुश्किल कर दिया इंटर में, ऐसे वाले सवाल पूछे जाएंगे, 99% नहीं पूछेंगे, लेकिन आ गए तो फुलटॉस है तो मार देना, ठीक है? चलो, तो पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। सब लोग जिंदा है? ओके। A company is a legal entity separate from its member. It has own name, rights and obligations. The company does not hold its property as an agent or trustee for its members. तो कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स की ना ट्रस्टी होती है ना एजेंट होती है, वो अपने आप में अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसके रिलेटेड एक पहला केस हुआ सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये केस स्टडी ऑलरेडी फाउंडेशन पे हम लोग सीखे हुए हैं। कोई उसको एक्सप्लेन करना चाहेगा आसान भाषा में? एनीवन? स्वानंद करना चाहोगे? बेटा जी माइक दोगे? बताना चाहोगे तो आप भी बता सकते हो, नहीं बताओ। जल्दी फटाफट। सैलोमन एक बूट मैन्युफैक्चरर था। ओके। उसने उसका बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट कर दिया और तो उसके 4 बेटे, एक बेटी और वाइफ थी। उनको एक शेयर्स उसने दे दिए और बाकी के सारे शेयर्स उसने उसके नाम पे ले लिए और 10,000 के सिक्योरिटी डिबेंचर्स भी ले लिए। और फिर जब लिक्विडेशन हुआ कंपनी का तब बाकी के क्रेडिटर्स थे, उन्होंने कहा कि सैलोमन अकेले कंपनी का मालिक है तो उसे कुछ पहले न देखते पहले क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दीजिए। फिर उसका जजमेंट आ गया कि पहले सिक्योरिटी डिबेंचर्स पेमेंट होगा और फिर क्रेडिटर्स एंड देन बाकी शेयर होल्डर्स। ओके, गुड, वेरी गुड। चलो डिस्कस करते हैं इस केस को। तो देखो क्या हुआ है, एक बंदा था मिस्टर एस, वो एक अकेली जान सोल प्रोप्राइटर करके अपना बिजनेस करता था, ठीक है? उसका बिजनेस था बूट मैन्युफैक्चरिंग का। बूट समझ रहे हो ना, शूज और बूट्स में फर्क होता है। जो बाहर यूके में यूएस में बर्फबारी होती है, मौका मिले तो चले जाना कभी, तो वहां पे वो बूट्स पहनते हैं, चल लंबे होते थोड़े, तो वो बूट मैन्युफैक्चरिंग करता था। उसका अपना धंधा निवान चल रहा था। न जाने क्या कीड़े आ गए, वो बोल रहे कि हम लोग चलो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। तो उसने अपने प्रोप्राइटरीशिप को क्या करा, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश की और करा भी। अब उसमें क्या हुआ, ये जो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था ये कंपनी ने क्या कर दिया, टेक ओवर कर दिया। अब आपको पता है कंपनी बीइंग व्हाट, सेपरेट लीगल एंटिटी, नाउ द कंपनी हैज टू पे सम अमाउंट टू द प्रोप्राइटर। परचेज कंसिडरेशन नाम की कोई चीज होगी कि नहीं होगी? बिकॉज कंपनी अभी क्या करेगी, उसके सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को खरीदी करेगी, अपने नाम पे उसको खरीदी करेगी। तो कंपनी ओनर को क्या करेगी, कुछ पैसे पे करेगी फॉर इन द फॉर्म ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो ये परचेज कंसिडरेशन सालोमन ने कैसे लिया, उसने कंपनी के कुछ शेयर्स ले लिए, ओके, पैसे के बदले कुछ शेयर्स। उसके बाद उसमें से कुछ सिक्योरिटी डिबेंचर्स भी लिए, जो भी पैसा उसका था, मान लेते हैं कुछ 30,000 रुपीज कंपनी ने सालोमन को दे देने थे एज ए परचेज कंसिडरेशन। तो उसमें से कुछ उसने 20,000 रुपए के शेयर्स ले लिए, ओके, उसमें से कुछ 5,000 रुपए के सिक्योरिटी डिबेंचर ले लिए और बाकी का बचा हुआ बैलेंस इन कैश। आई बात समझ में? आई एम गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ओवर हियर। आई बात समझ में? तो फिर सालोमन का पूरा परचेज कंसिडरेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अभी कंपनी क्या हो रही है, चल रही है। अब इसमें क्या हुआ, ये जो शेयर्स थे, ये शेयर होल्डर में कौन कौन थे, सालोमन खुद, सालोमन की बीवी और उसके बच्चे, सन एंड डॉटर्स, ये सारे शेयर होल्डर थे उसमें। अब कंपनी आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। बेटा जी ध्यान दो इधर,
कंपनी आगे बढ़ रही है क्या, उधर कुछ है क्या, कुछ चाहिए नहीं, कंपनी आगे बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। फिर कंपनी ने कुछ क्रेडिटर्स भी बना लिए, कुछ रॉ मटेरियल खरीदी किया, किसी से लोन ले लिया वगैरह वगैरह वगैरह, बिकॉज बिजनेस तो सेम है ना, रॉ मटेरियल तो लगेगा। तो उस चक्कर में कंपनी के कुछ एक्स अमाउंट के, मान लेते हैं कुछ 5,000 रुपयों के क्या बन गए, क्रेडिटर्स बन गए। और ये क्रेडिटर कैसा है, अनसिक्योर्ड, क्योंकि ट्रेड क्रेडिटर है ना, ट्रेड क्रेडिटर को काहे की सिक्योरिटी मिलती है, मैंने कहीं से माल उधार पे ले लिया, उसको क्या सिक्योरिटी दूं मैं, कुछ नहीं दे सकता हूं, माल उधार पे ले लिया, उसको मैंने पैसे दे देने, क्रेडिट पीरियड पे दूंगा 2 महीना 3 महीना वगैरह वगैरह वगैरह। और ऐसे कुछ क्रेडिटर बन गए, और एक दिन ऐसा आ गया कि कंपनी ही बंद करने की कोशिश, बिकॉज कंपनी का धंधा ठीक से नहीं चल रहा था, जैसे कल हुआ था, बिजनेस में ध्यान नहीं है। तो सालोमन पहले प्रोप्राइटर अच्छा था, न जाने कैसे कंपनी में आने के बाद उसका दिमाग घूम गया, बिजनेस ठीक से नहीं चला, कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। अब जैसे ही कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो क्या होता है, कंपनी के सारे एसेट को बेचा जाता है और लायबिलिटी को पे किया जाता है, यस और नो। चार्जर लायबिलिटी को पे किया जाता है, यस और नो। अब लायबिलिटी को जो पे किया जाता है तो कैसे पे किया जाता है, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा, एंड देन उसके बाद कुछ बचा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब ये सारा सिलेबस आपका सीए फाइनल का है कि कैसे पे किया जाएगा, एक झरने की तरह होता है, जब पहले पैसे आएंगे तो सिक्योर क्रेडिटर, कुछ बचा तो फिर नीचे, फिर कुछ बचा तो नीचे, फिर कुछ बचा तो नीचे, फिर ऐसे करके करके सारे लायबिलिटी पे हो गए, तो बचा हुआ पैसा किसको जाएगा, मेंबर्स को जाएगा। ओके, तो एक वाटरफॉल जैसा उसका ये क्या होता है, सीन होता है। तो यहां पे जो कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे, जो भी ट्रेड क्रेडिटर अनसिक्योर्ड थे, इनका ये एलिगेशन है कि पैसे जो असेट बेच करके आए हैं वो पैसे पहले हमको पे करने चाहिए। अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड क्रेडिटर जो सालोमन खुद है, बिकॉज डिबेंचर होल्डर is a kind of a security holder, is a creditor for the company, है कि नहीं, is a creditor for the company। तो अगर आप असेट को बेच करके जो पैसे लाते हो, अगर उसको सालोमन को पे कर दोगे एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, बिकॉज पहले तो लिस्ट में सिक्योर्ड क्रेडिटर आएगा ना, वो सरासर गलत है, वो कंपनी का जेन्युइन क्रेडिटर है ही नहीं, हम कंपनी के रियल क्रेडिटर है, सही बात है ना, हमने कंपनी को माल सप्लाई किया हुआ है। सालोमन तो कंपनी का मेंबर भी तो है, आपने सालोमन को पे कर लिया मतलब कंपनी के मेंबर को पे कर दिया, और एज पर रूल आप डायरेक्टली मेंबर को पे नहीं कर सकते। तो आप मुझको बताएंगे ये क्रेडिटर का कहना सही है कि गलत है? हाँ जी, गलत है। अरे श्योर, क्यों? अच्छा यस बेटा, लास्ट बेंच, क्या लगता है आपको क्रेडिटर का कहना सही है कि गलत है? जो अनसिक्योर क्रेडिटर कह रहे हैं कि पहले हमको पेमेंट करो, करूं कि ना करूं, किसको पे करना है पहले, मतलब सालोमन को, क्यों? चलो मैंने पे कर दिया इसको, क्या इनके पास जाती नहीं हो रही है? नहीं हो रही बेटा, क्यों? वेरी गुड, मतलब कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एक बंदा कंपनी में एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स रोल्स प्ले कर सकता है। जैसे मैं किसी कंपनी में मेंबर भी रह सकता हूं, उस कंपनी का डिबेंचर होल्डर भी रह सकता हूं, उस कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता हूं, एंड फलाना। तो सालोमन आज कंपनी में क्या क्या है? आज सालोमन कंपनी में क्या है? मेंबर भी है, डायरेक्टर भी है, और कंपनी में सिक्योर्ड क्रेडिटर भी है। तो एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर उसका अपना अलग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है।
तो वो जब कंपनी से पैसे आएंगे तो फट करके लाइन में आगे जाके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा मेरे को पैसा दो। देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है, लेकिन देने देगा जब तो एज ए डायरेक्टर देगा, लेगा जब तो सिक्योर्ड क्रेडिटर करके लेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? बिकॉज कंपनी अलग और कंपनी के मेंबर्स अलग। अब इनको पहले पे किया जाएगा, किसको? सिक्योर्ड क्रेडिटर सालोमन को। फिर कुछ पैसे बचते हैं तो फिर वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दैट इज ट्रेड क्रेडिटर्स को, और फिर कुछ पैसे बचेंगे तो सालोमन खुद एज अ मेंबर लेगा। आई बात समझ में? तो कंपनी अलग एंड कंपनी के मेंबर्स अलग, कंपनी अलग कंपनी के डेटर्स अलग, कंपनी अलग कंपनी के डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग कंपनी के क्रेडिटर्स अलग। तो फैक्ट को पढ़ते हैं। Mr. Salomon was carrying on the business of boot manufacturing as a sole proprietor. Salomon formed a company consisting of himself, his wife and his daughter with his 4 sons. Wow. As the shareholders, all of whom subscribed 1 share each, so that the actual cash paid as capital was £7. He transferred his entire business worth £38,8782, जो उसका सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस था, उसके लिए इतना कंसिडरेशन फिक्स करा गया। ओके, टू सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड डिस्चार्ज द परचेस कंसिडरेशन टू मिस्टर सालोमन एज फॉलोज। तो ये जो पैसा है 38,782 वो कैसे डिस्चार्ज करा गया? 8782 कैश में, 20,000 के शेयर्स एंड 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सब्सिक्वेंटली कुछ ट्रेड क्रेडिटर्स भी बन गए £8,000 के। द कंपनी सून रैन इनटू डिफिकल्टीज एंड डिबेंचर होल्डर अपॉइंटेड एज अ रिसीवर एंड कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन विद द टोटल एसेट ऑफ रुपीज ओनली 6,050। तो कंपनी के पूरे एसेट बेच बाच करके कितना पैसा आया? £6,050। उसमें से अभी पहले किसको देने हैं? कितने मिलेंगे? 10,000 की 6,050? 10,000 देने हैं। कितने देने? 10,000 देने हैं ना, तो 6,050 देके कैसे चलेगा? इतना है तो अभी क्या करो, जितना है बेच के ले लो भाई, है कि नहीं? तो इसको ही एक्चुअली नुकसान हो रहा है सालोमन को। और बताओ उसके ऊपर केस फाइल कर रहे हैं, कितनी नाइंसाफी है। द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बस आधा क्लेम द होल ऑफ द कंपनीज एसेट दैट इज 6050 on the ground that the company was mere allies or agent for the Salomon. They were entitled to payment of their debts in priority to the debenture holders. Why? Because debenture holders and Salomon is one and the same. ऐसा किसको लग रहा है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स उन्होंने क्या होल्ड किया, एक बार पढ़ेंगे, प्लीज रीड इट। पढ़ लिया? हो गया? क्लियर है? एनी डाउट सो फार? एनी डाउट सो फार? स्ट्रेट बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो। मजा आ रहा है? चलो एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, सुनोगे? एक कंपनी थी ईपीए लिमिटेड। ओके, एक कंपनी थी ईपीए लिमिटेड जिसमें 3 बताओ ना, देखो तुम ऐसे बात नहीं करोगे तो। एक कंपनी थी ईपीए लिमिटेड जिसमें 3 डायरेक्टर्स थे, बताओ नाम। स्वप्निल सर, भाई हायरार्की से बात करनी पड़ेगी, नालायक हो, इज्जत दो भाई दो को। स्वप्निल सर, स्वरूप सर एंड मोहित सर, ठीक है। कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स। अच्छा हम लोग ऐसे बात करेंगे, मनी मन में बात करेंगे, तो मैं मनी मन में सिखाता हूं ना ऐसे। ओके, अब
अब ये तीनों लोग कंपनी में डायरेक्टर्स भी है, कंपनी में शेयर होल्डर्स भी है और कंपनी के एम्प्लॉइज भी है, बिकॉज हम तीनों ही सिखाते हैं ना, है कि नहीं? तो हम तीनों कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के डायरेक्टर, साथ साथ कंपनी में एम्प्लॉय करके भी है। मतलब मैं, स्वरूप सर, स्वप्निल सर तीनों कंपनी से सैलरी भी ड्रॉ करते हैं, ओके, अलॉन्ग विद द अदर फैकल्टीज, वी आर फैकल्टी मेंबर्स। फिर कुछ पैसा बचेगा, वैसे ये सेक्शन 8 कंपनीज है, प्रॉफिट विपिट कुछ होता नहीं हमको, एंड में कुछ बचा कुचा है तो फिर ले लेंगे घर पे, यस और नो? तो सैलरी भी ड्रॉ करते हैं। मैं एम्प्लॉय हूं ना इसका, मैं पेरोल पे भी हूं इस कंपनी, स्वरूप सर, स्वप्निल सर ये भी क्या है, पेरोल पे है, वी अलॉन्ग विद द अदर फैकल्टीज। तो कुछ समय के बाद मैं ऑफ हो गया, ओके, मोहित सर ऑफ। तो फिर मेरे बीवी बच्चे, ओके, बीवी है, बच्चे होने वाले जो भी होंगे, वो सब लोग कंपनी में आ गए, ओके। जो बाकी बचे हुए डायरेक्टर्स हैं, स्वप्निल सर, स्वरूप सर, उनके पास जाके मेरे घर वाले बोल रहे कि जो भी रिटायरमेंट डेथ बेनिफिट है वो दे दो हमको, है कि नहीं? मतलब मेरी कुछ ग्रेचुटी रहेगी, मेरे कुछ डेथ बेनिफिट्स रहेंगे, पीएफ ये वो, उसको दे दो ना आप, है ना? तो ये दोनों क्या बोल रहे हैं, का डेथ बेनिफिट है? वो हमारे साथ डायरेक्टर था, शेयर होल्डर था, जितना भी शेयर्स का पैसा बनता है वो लेके जाओ। तो मेरी बीवी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने भी लॉ पढ़ा हुआ है, तो उसने एक केस स्टडी का रेफरेंस दिया इन दोनों को, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। मेरी बीवी ने बोला कि मैं भी सीए हूं, मैं भी सीए इंटर पढ़ी हूं, और उसमें ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड का केस था। फिर ये दोनों बोले चलो बताओ क्या केस है, तो पढ़ना शुरू कर दिया। ली वॉज अ क्वालिफाइड पायलट, ही हेल्ड ऑल बट वन शेयर ऑफ द ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, मतलब उसने सारे शेयर होल्ड किए थे, बस एक शेयर किसी और के पास था। He voted himself to be the managing director of the company and got himself appointed by the article as a chief pilot। मतलब ली क्या है, कंपनी का शेयर होल्डर भी है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और कंपनी का एम्प्लॉय भी है, चीफ पायलट। एयर फार्मिंग लिमिटेड है ना, पायलट है तो वही काम करेगा ना, किसी और को थोड़ी ना अपॉइंट करेगा। He was killed in an air accident and his widow claimed the compensation for the death of her husband in the course of the employment। तो पायलट है तो उसके साथ और भी पायलट रहेंगे, तो उनके जैसा वो एम्प्लॉय है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अगर कुछ मर जाते तो डेथ बेनिफिट कुछ मिलेंगे, कंपनी से कंपेंसेशन मिलेगा कि ऑन ड्यूटी इसकी मौत हो चुकी है तो उसको इतना इतना कंपनी से कंपेंसेशन मिल जाएगा। द कंपनी अपोज टू क्लेम ऑन द ग्राउंड दैट ली वॉज नॉट ए वर्कर एज द सेम पर्सन कुड नॉट बी द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बिकॉज वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी था, मेंबर भी था और एम्प्लॉय भी था, तो काम करने वाला भी वही और काम पे लगाने वाला भी वही। तो ये डायरेक्टर क्या बोल रहे दोनों, वो कंपनी का डायरेक्टर भी था, मेंबर भी था, वो कैसे एम्प्लॉय हो गया? तो एम्प्लॉय को जो डेथ बेनिफिट मिलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो उसके लिए लायबल नहीं है। हाँ, उसका जो शेयर होल्डिंग वगैरह है वो आप पैसा जरूर लेके जा सकते हो, लेकिन एज ए एम्प्लॉय वो डेथ बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। तो बताएंगे सही कि गलत है? हाँ, मेरे को मिलना चाहिए ना, मतलब मेरी बीवी को मिलना चाहिए ना, अरे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पढ़ेंगे इसको, अगर पढ़ लो। पढ़ लिया? अरे पढ़ लिया क्या? ओके, तो क्या समझे, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? क्या मैं इस कंपनी में डायरेक्टर, शेयर होल्डर और एम्प्लॉय एक साथ रह सकता हूं?
क्या मेरी मौत के बाद एज अ एम्प्लॉय जो कॉम्पेंसेशन कंपनी से मिलना है क्या मेरे को मिल सकता है? सेम गोज विद ली ऑल्सो। तो ली को भी वो कॉम्पेंसेशन, ली के बीवी को भी वो कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो केस स्टडी का नाम क्या है? ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। ऊपर केस स्टडी का नाम क्या था? सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ओके जी, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। बोर तो नहीं हो रहा है? श्योर। नेक्स्ट केस स्टडी का नाम पढ़िए जरा। चलो, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। लेकिन यहाँ पे वर्सेस कोई है ही नहीं। क्या बंदे ने खुद के ऊपर केस फाइल किया हुआ है? हाँ, नाम जरा जोर से पढ़िएगा। खांडोई नहीं है। ऑलरेडी आपको भूख लगा है, मेरे को पता है। हाँ जी बेटा, क्या नाम है आपका? नेहा नाम है क्या आपका? हाँ बराबर। नेहा जी बताइए क्या लिखा है केस स्टडी का नाम, जरा जोर से पढ़िए। तो यहाँ पे वर्सेस किधर है? तो किस ऊपर केस फाइल हुआ है? हाँ सर, आप नहीं लिखना भूल गए उधर। अच्छा, आप बताना चाहोगे? नहीं बताना। चलो बता दो। वो माइक लेके बताना। माइक किसके पास है? वो रीओपन केस है। रीओपन केस है? क्या होता है रीओपन केस? फाउंडेशन में भी था ना, दिनशॉ मैनेक्जी पेटिट। री सर, दिनशॉ मैनेक्जी पेटिट, ऐसा कुछ था। तो री का मतलब क्या था? मतलब ऐसा कुछ था क्या? मैं बता रहा हूं आपको कि पहले कुछ केस स्टडी हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर एक जजमेंट आ गया था, लेकिन वापस उनको पता चला अरे भैया ये तो गलत जजमेंट हो गया, उत्तरी इस केस को वापस रीओपन करना पड़ेगा। तो अगर रीओपन केस में कोई जजमेंट आता है तो उसका केस स्टडी का नाम क्या बन जाता है? आगे री सर दिनशॉ मैनेक्जी पेटिट, री कांडोली टी कंपनी लिमिटेड। तो ये केस स्टडी क्या होगा? रीओपन होके उसका जजमेंट आया हुआ है, इसलिए केस का नाम वर्सेस वगैरह कुछ नहीं है, बस वो केस रीओपन हो चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कैलकाटा हाई कोर्ट रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी इवन मच अर्लियर देन द सालोमन केस। तो सालोमन केस जो हुआ था उसके बहुत पहले हमारे हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट ने इस चीज के ऊपर अपना जजमेंट दे दिया है। क्या हुआ था केस में? सर्टेन पर्सन्स ट्रांसफर्ड अ टी एस्टेट टू अ कंपनी। तो कुछ लोगों के पास अपना टी एस्टेट थी। टी एस्टेट समझ रहे हो ना? टी के बागान जो होते हैं ना, वो कुछ लोग थे आपके जैसे अमीर लोग होते हैं ना, जिनके पास बहुत जमीन वगैरह होती है। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक कंपनी शुरू कर दी और कंपनी के नाम पे सारे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिए, बिकॉज कंपनी के नाम पे बिजनेस होगा ना। अभी माने किसी का 4 एकड़ है, किसी का 5 एकड़ है, किसी का 2 एकड़ है, तो सबका बना करके एक पूरा सा बड़ा उन्होंने क्या फार्म बना दिया और ये सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे ट्रांसफर करी? एक कंपनी के नाम पे। कंपनी का नाम रखा कांडोली टी कंपनी लिमिटेड और इसके नाम पे उनकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रांसफर कर दी एंड क्लेम द एग्जेम्पशन फ्रॉम एड वैलोरम ड्यूटी। व्हाट इज एड वैलोरम ड्यूटी? ड्यूटी मतलब टैक्सेस। तो टैक्सेस को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, एक होता है क्वांटिटी बेस्ड। क्या होता है? क्वांटिटी बेस्ड। व्हाट इज क्वांटिटी बेस्ड? मतलब जितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग करोगे उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, और एक होता है एड वैलोरम। सो एड वैलोरम का मतलब होता है ऑन वैल्यू। तो कुछ टैक्सेस होते हैं जो वैल्यू पे आते हैं, जैसे जीएसटी। क्वांटिटी बेस्ड है कि एड वैलोरम है? ये जीएसटी है। कोई भी चीज खरीदी करते हो, मोबाइल खरीदी करने जाते हैं तो आपको टैक्स कैसे लगता है? ये मोबाइल एक लिया तो इतना टैक्स ऐसा, या इस मोबाइल का इतना वैल्यू इसके ऊपर इतना टैक्स, ऐसे आता है। 18% किसके ऊपर? क्वांटिटी या वैल्यू? तो इसको बोलते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। कुछ होता है क्वांटिटी बेस्ड भी होते हैं। क्या होता है? अभी वो जीएसटी के फैकल्टी को पूछ लो। ओके, ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है अपना, बस मैं बता रहा हूं कि क्वांटिटी बेस्ड भी होते हैं और कुछ एक्साइज ड्यूटी जो होते हैं, पहले थे एक्साइज ड्यूटीज, वो एक्साइज ड्यूटी क्वांटिटी बेस्ड थे, कुछ वैल्यू बेस्ड थे। ओके जी। सिगारेट वो क्वांटिटी बेस्ड थे पहले, आज पता नहीं कि कैसा है जीएसटी में, लेकिन वो क्वांटिटी बेस्ड थे। आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्लांट प्रोडक्शन कैपेसिटी पे टैक्सेस लगाए जाते थे। ओके, चाहे आप उसमें कितना भी मैन्युफैक्चरिंग करो, बिकॉज सिगारेट के प्रोडक्शन के ऊपर लिमिट है कि आप एक प्लांट में कितना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। मान लेते कोई मेरा प्लांट है, उसमें मेरे को 10,000 स्टिक्स पर डे बनाने का परमिशन है, तो मैं उसमें 10,000 स्टिक्स ही बनाऊंगा।
उससे ज्यादा नहीं। तो मेरे से टैक्स कैसे वसूलेंगे? 10,000, 5 रुपए का एक ड्यूटी, तो मेरे को 50,000 रुपए डेली देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं क्वांटिटी बेस्ड ड्यूटी। वही अगर मैं इसको एड वैलोरम करूं तो 10,000 स्टिक्स कितने में बेच रहे हैं? 15 रुपए में एक। आई डोंट नो कितने का आता है, 15 रुपए का एक। तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना आएगा? 1 लाख। ये सुनो, फिर उसके ऊपर कुछ 10%। आई बात समझ में? उसको बोलते हैं एड वैलोरम। तो यहां पे क्या हुआ है, कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी सारी टी स्टेट एक कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दी और उन्होंने बोला कि भैया हम आपको स्टैंप ड्यूटी नहीं देंगे। आज अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बेचता हूं तो उसके ऊपर मेरे को स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है ना। तो हाल फिलहाल में हमने एक नया फ्लैट खरीदा है पिछले महीने में, तो उनके नाम से हमारे नाम पे फ्लैट ट्रांसफर हो गया। तो जैसे ही ट्रांसफर हो गया, ये सेल ट्रांजैक्शन हुआ, तो हमको स्टेट गवर्नमेंट को कुछ स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है ना, टैक्स के तौर पे। यस और नो? तो यहां पे क्या हुआ, जो लोग थे, पर्सन जिनकी वो टी स्टेट थी, उन लोगों ने मिल मिला के कंपनी बनाई। मान लो कुछ 4 लोग थे, 4 लोगों ने ही कंपनी बना दी। ये 4 लोग ही कंपनी के शेयर होल्डर्स है कांडोली टी कंपनी लिमिटेड में, और इनकी ही प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हो गई है। और ये बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी बस हमने कंपनी को ट्रांसफर की है, प्रॉपर्टी आज भी हमारी है, हम ही उस कंपनी में शेयर होल्डर है। हमने बस क्या करा हुआ है, हमारे नाम पे जो थी वो भी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए, तो हमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप मुझको बताएंगे क्या टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ जी, देना चाहिए। अरे प्रॉपर्टी मेरी थी, मेरी स्वरूप सर, स्वप्निल सर, हमने भी एक कंपनी बना दी ईपी लिमिटेड, और ईपी लिमिटेड के नाम पे हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, या किसी और की ओनरशिप होगी क्या? कोई से? अरे श्योर। तो कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग। एक बार फैक्ट्स को पढ़ेंगे और उसके वर्डिक्ट को पढ़ेंगे। कम ऑन फास्ट। इज इट ओवर? पढ़ लिया? नेक्स्ट है केस 2 हुआ है, मिसेस बचा एफ गुजदार वर्सेस सीआईटी बॉम्बे। व्हाट इज सीआईटी? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ओके, तो कुछ एक लेडी थी जिनका इनकम टैक्स का झगड़ा हो गया। वैसे कुछ अजीब बात नहीं है, झगड़ा हो गया तो। कंपनी वॉज कैरिंग अ एग्रीकल्चर बिजनेस एंड वॉज एग्जाम फ्रॉम टैक्सेस। एक कंपनी थी जो कंपनी एग्रीकल्चर बिजनेस करती थी, और एज यू ऑल नो सेक्शन नंबर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट, इसमें बताया हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का टैक्स लगाया नहीं जाएगा। हमारा देश क्या है? एग्री ड्रिवन कंट्री है हमारा। यस नो? शेती प्रधान। यस नो? बस बोलने के लिए छोड़ो। तो जो भी एग्रीकल्चर इनकम आता है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स, उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं होगा। तो कंपनी अगर एग्रीकल्चर बिजनेस करती है तो उसका इनकम तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। सही बात है कि नहीं? एक कंपनी है ईपीए लिमिटेड। क्या नाम है? ईपीए लिमिटेड। ये क्या करती है? एग्रीकल्चर का बिजनेस करती है, इससे कुछ पैसे कमाती, इनकम कमाती है। तो ये इनकम पे टैक्स लगेगा? टैक्स लगेगा? लगेगा? नहीं लगे। क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 10 इज एग्जैम्प्ट। यस और नो? लेकिन ये कंपनी है, इसके कुछ शेयर होल्डर भी है, तो शेयर होल्डर है, कंपनी है, तो डिविडेंड भी आएगा।
तो ये इनकम जो है इससे डिविडेंड आएगा। हम तीनों इसके शेयर होल्डर है। ओके, स्वप्निल सर, स्वरूप सर, मोहित सर। तो इनको डिविडेंड आ रहा है, मान लो 1 लाख रुपए का डिविडेंड आया, तो बताएंगे ये डिविडेंड इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल है कि नहीं? हाँ, कैसे? अरे नलायको, ये एग्रीकल्चर बिजनेस है, इससे आया हुआ इनकम एग्रीकल्चर इनकम, सही है ना? अब इस एग्रीकल्चर इनकम से मैंने डिविडेंड दिया, तो ये भी एग्रीकल्चर डिविडेंड हो गया ना? नहीं? श्योर? पागल तो नहीं होगे तुम लोग? तो समझ करके जवाब देना। ये कंपनी है, एग्रीकल्चर बिजनेस करती है, एग्रीकल्चर इनकम कमाती है, और एग्रीकल्चर इनकम से ही इनको डिविडेंड देती है। तो ये डिविडेंड भी एग्रीकल्चर डिविडेंड, एग्रीकल्चर इनकम हुआ ना, तो ये डिविडेंड भी टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, इनकम से टैक्स एग्जम्प्ट होना चाहिए। क्यों? मतलब ये नेचर ऑफ इनकम अलग है, इट इज इन द नेचर ऑफ व्हाट? डिविडेंड। और डिविडेंड आज इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल, भले ही वो उसका सोर्स अलग है, लेकिन वो टैक्सेबल है। ये कहां पे लिखा है? बचाए गुजरात। पढ़ोगे? रीड इट। पढ़ लिया? अरे पढ़ लिया? श्योर? पक्का? तो यहां पे कॉन्सेप्ट कवर हो अपना, कौन सा बोलो? सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, एक मुझको एक बात बताना, ये जो हमने केस स्टडी पढ़े, सालोमन वर्सेस सालोमन, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, ये है ना, इसमें इस ली को क्या कहते हैं और इस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड को क्या कहते हैं? हाँ जी, प्लेंटिफ एंड प्लेंटिफ किसको बोलेंगे? ली को। और डिफेंडेंट किसको बोलेंगे? वेरी गुड। तो ली यहां पे क्या है बोलो? प्लेंटिफ, या पिटिशनर भी बोलते हैं उसको, प्लेंटिफ या पिटिशनर, जो केस फाइल करता है, और जिसके ऊपर केस फाइल करा जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट, जो केस को डिफेंड करता है। ओके, तो ये बात याद रखना, ये केस स्टडीज के नाम इस प्रकार से रीड किया जाता है। जब कभी भी किसी केस स्टडी के साइटेशन आप पढ़ोगे तो पहले तो नाम लिखा जाएगा, बाद में आपको प्लेंटिफ ने ये किया, डिफेंडेंट ने ये किया, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कौन प्लेंटिफ है कौन डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ मतलब और पिटिशनर मतलब जो केस फाइल करता है, और जिसके ऊपर केस फाइल करा जाता है उसको बोलते हैं क्या? डिफेंडेंट। क्लियर है? एनी डाउट सो फार? नो? पक्का? आगे बढ़े। तो अभी हमने सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को देख लिया। ओके जी। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का लोग गलत इस्तेमाल कर देते हैं। कंपनी का सहारा लेके लोग कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो उनको खुद को करना होता है, बस बचने के लिए वो कंपनी का सहारा लेंगे। सही बात समझ में? काम तो यही करते हैं, बिकॉज कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स ही होता है ना। तो जो वो काम कर सकते हैं वो क्या करेंगे? कंपनी के नाम पे करेंगे, और जब भी पकड़े जाएंगे तो क्या बोलेंगे? सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग। तुम कंपनी को पकड़ो, जो भी पेनल्टी डालनी है वो कंपनी के ऊपर डाल दो, कंपनी को जेल में डालो। तो लॉ क्या करेगा? कंपनी को, बिल्डिंग को पकड़ेगा और उसको जेल में डालेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आप मुझको बताएंगे क्या इस केस में ऐसा होना चाहिए कि कंपनी तो है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन कंपनी के नाम पे कुछ लोगों ने गलत सलत काम किया हुआ है, सर उनको पकड़ो। बिकॉज क्या होता है, अगर कुछ लोग कंपनी के नाम का सहारा लेके अगर कुछ गलत काम कर देते हैं
तो उस एक नालायक बंदे की वजह से कंपनी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, कंपनी के अदर शेयर होल्डर्स है, कंपनी के डायरेक्टर्स है, कंपनी के एम्प्लॉइज, जो उनका रोजी रोटी उस पर चलता है, अगर कंपनी को पेनलाइज कर दिया ना तो इन सारे लोगों का सत्यानाश हो गया, मान लो। सही बात है? श्योर? पक्का? इसका जीता जाता एग्जाम्पल आप देखना चाहोगे? ओके, कंपनी का नाम है सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड, इफ यू रिमेंबर। ओके, उसका एक वीडियो देखते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था केस में। ओके, देखना चाहोगे? चलो तो एक वीडियो देखते हैं इसके ऊपर। आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा सत्यम में क्या हुआ था, बस थोड़ा सा एक ब्रशअप कर लेते हैं। Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binom. Start trading today with Binom. I feel very unlucky while seeing my same age group people doing their हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को एंजॉय करें द केस स्टडी चैनल पर। हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सत्यम स्कैंडल के बारे में। अगर हम संस्कृत में देखें तो सत्यम का मतलब बनता है सच्चाई, यानी कि ट्रुथ, जो कि इस स्कैम के अकॉर्डिंग बहुत ही आयरॉनिक है। एक समय था जब सत्यम कंप्यूटर्स इंडिया की 4th लार्जेस्ट कंपनी थी और इसे इंडिया का आईटी क्राउन ज्वेल भी कहा जाता था, पर आज ये कंपनी इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले करने वाली कंपनीज में से सबसे ऊपर है। इस कंपनी के फाउंडर रामालिंगन राजू को अरेस्ट कर लिया गया था और उन्होंने कोर्ट में ये बात कबूल कर ली थी कि उसकी कंपनी ने 7,800 करोड़ का फ्रॉड किया और कई सालों तक इस फ्रॉड से कंपनी प्रॉफिट कमाती रही। रामालिंगन राजू और उसके भाई रामा राजू ने इस फ्रॉड के बारे में अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजर्स और ऑडिटर्स को भी पता नहीं चलने दिया। इस फ्रॉड को समझने से पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि सत्यम कंप्यूटर्स आईटी सेक्टर में एकदम से सफलता की ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच गया। सत्यम कंप्यूटर्स कंपनी को 1987 में हैदराबाद में रामालिंगन राजू ने एस्टेब्लिश किया। शुरू में कंपनी के पास सिर्फ 20 एम्प्लॉयज़ थे और कुछ ही सालों में सत्यम कंप्यूटर्स पूरी दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक बन गई। कंपनी का मेन काम था अलग अलग सेक्टर्स में आईटी और बिजनेस सर्विसेज को प्रोवाइड करना। जनवरी 2003 में सत्यम के एक शेयर की कीमत 138.08 रुपीज़ थी और 5 साल बाद मार्च 2008 में सत्यम के एक शेयर की कीमत 526.25 रुपीज़ हो गई, यानी कि 300% इंक्रीज। मार्च 2008 तक कंपनी का नेट वर्थ $2.1 बिलियन हो गया था। इस पीरियड में कंपनी ने अपनी एनुअल कंपाउंड ग्रोथ रेट को 35% शो किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21% शो किए। इसी पीरियड में कंपनी एक लीडिंग स्टार बन गई और ग्लोबल आईटी मार्केट में इस कंपनी का बहुत नाम हो गया। इन नंबर्स को देखकर कोई भी कह सकता है सत्यम कंप्यूटर्स दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक थी, बट ये पूरी पिक्चर नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि इन नंबर्स के पीछे कितनी सच्चाई है। 7 जनवरी 2009 को रामालिंगन राजू ने सत्यम कंप्यूटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक लेटर लिखी जिसमें उसने बताया कि वो बहुत सालों से कंपनी के अकाउंटिंग नंबर्स को मैनिपुलेट कर रहा था। आप इस लेटर को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उस लेटर में राजू ने बताया कि उसने सत्यम की बैलेंस शीट में असेट्स की अमाउंट को एक्चुअल अमाउंट से $1.47 बिलियन बढ़ाकर बताया था। जो कंपनी ने $1.04 बिलियन बैंक लोन और कैश में मौजूद होने का दावा किया था, वो एक्चुअल में नॉन एग्जिस्टेंट था, यानी कि मौजूद ही नहीं था। अपनी लायबिलिटीज़ को भी कंपनी ने एक्चुअल अमाउंट से कम शो किया। अगर आपको असेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देख लें। एनालिस्ट्स की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने के लिए सत्यम कंप्यूटर्स ने अपनी क्वार्टरली इनकम को बढ़ा चढ़ाकर शो किया और ये काफ़ी सालों तक चलता रहा। रामालिंगन राजू और इस कंपनी के ग्लोबल हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट ने अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया ताकि वो लोग इस फ्रॉड को अंजाम दे सकें। राजू ने अपनी कंपनी के बैलेंस शीट्स को गलत ढंग से पेश किया ताकि वो बैलेंस शीट्स को ऐसे बैलेंसेस से भर सके जो एक्चुअल में कभी कंपनी के पास थे ही नहीं। अपनी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट्स को बढ़ा हुआ शो करने के लिए रामालिंगन राजू ने फेक अकाउंट शो किए। राजू ने उस लेटर में यह भी बताया कि पिछले कुछ सालों से उसने 6000 फेक सैलरी अकाउंट्स को बनाया और जब कंपनी के शेयर होल्डर्स ने वो सैलरी की अमाउंट डिपॉजिट की तो वो सारा पैसा राजू ने अपने पास रख लिया।
अपनी कंपनी के फेक प्रॉफिट और रिवेन्यू को शो करने के लिए कंपनी के ग्लोबल हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट ने अपने कस्टमर्स की फेक आइडेंटिटीज़ बनाई और उनके नाम पर फेक इनवॉइस रिसिप्ट्स प्रिंट करवाए। मनी, पावर, कंपटीशन, सक्सेस और प्रेस्टीज के लालच ने रामालिंगा राजू को टाइगर की सवारी करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से उसने अपने सभी कर्तव्यों का उल्लंघन करना भी सही समझा। ये एक ह्यूमन ग्रीड और लालच ही था जिसने इस फ्रॉड को रामालिंगा राजू से करवाया। उसने अपने फ़ायदे के लिए एथिक्स को भुलाकर अपने शेयर होल्डर्स का विश्वास तोड़ दिया और रामालिंगा राजू का बिहेवियर शो करता है कि कैसे एक कंपनी अपने लालच के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी भूल जाती है। 2008 में सत्यम कंप्यूटर्स ने माइतास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 51% स्टेक को $300 मिलियन में खरीदने की प्लानिंग की। माइतास इंफ्रास्ट्रक्चर एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री थी जो कि रामालिंगा राजू के फैमिली मेंबर्स की कंपनी थी। इस कंपनी में ऑलरेडी रामालिंगा राजू के 37% स्टेक्स थे। 16 दिसंबर 2008 को, यानी कि इस लेटर को रिवील करने के 24 दिन पहले, सत्यम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने फाउंडर के इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया। कंपनी के शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बिना ही डायरेक्टर्स मैनेजमेंट के डिसीजन के साथ हाँ में हाँ मिलाते गए। डायरेक्टर्स के इस डिसीजन के 12 घंटे के अंदर अंदर ही इस डिसीजन को वापस ले लिया गया, क्योंकि इन्वेस्टर्स को इसके बारे में जैसे ही पता लगा उन्होंने सत्यम के सारे स्टॉक्स बेच दिए और मैनेजमेंट पर एक्शन लेने की धमकी दी। इन शेयर होल्डर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स में इस माइतास वाली डील पर सत्यम कंप्यूटर्स के खिलाफ लॉसूट फाइल कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने सत्यम कंप्यूटर्स पर 8 साल का बिजनेस बैन लगा दिया और सत्यम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने भी इस्तीफा दे दिया। माइतास को एक्वायर करने के पीछे रामालिंगा राजू का एक बहुत बड़ा प्लान था जो कि आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, और इसी प्लान की वजह से ही उसने ये इन्फॉर्मेशन किसी भी शेयर होल्डर को बतानी ज़रूरी नहीं समझी। इस लेटर को रिवील करने के इमीडिएट बाद ही रामालिंगा राजू ने रिज़ाइन कर दिया था और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी को बताया कि सत्यम कंप्यूटर्स के अकाउंट्स गलत और झूठे थे। तो आइए अब जानते हैं कि सत्यम कंप्यूटर्स की सितंबर 30, 2008 वाली बैलेंस शीट में क्या क्या गड़बड़ थी। रामालिंगा राजू ने कैश और बैंक बैलेंस की फिगर्स के साथ हेराफेरी की, जिसमें एक्चुअल कैश और बैंक बैलेंस $1.04 बिलियन था, लेकिन उसने बुक्स में $1.1 बिलियन शो किया था। उसने फेक अकाउंट से $77.46 मिलियन का फेक इंटरेस्ट शो किया था, जो कि एक्चुअल में नॉन एग्जिस्टेंट था। उसने अपनी लायबिलिटीज़ को कम करके $253.38 मिलियन शो किया, जबकि एक्चुअल में ये अमाउंट कहीं ज़्यादा थी। उसने ये भी माना कि सत्यम कंप्यूटर्स ने अपना रिवेन्यू 2700 करोड़ शो किया, जबकि एक्चुअल में ये रिवेन्यू 2112 करोड़ था। रामालिंगा राजू ने ये फ्रॉड शुरू में इसलिए किया ताकि वो सत्यम के शेयर की वैल्यू को बढ़ा सके और अपनी कंपनी के शेयर्स को इन्फ्लेटेड प्राइस पर बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। बट बाद में उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है, बट तब तक पानी सर के ऊपर जा चुका था। अपनी इस लेटर में रामालिंगा राजू ने यह बताया कि शुरू में एक्चुअल प्रॉफिट्स और जो प्रॉफिट बैलेंस शीट पर शो किया गया उन दोनों अमाउंट्स में गैप बहुत ही कम था, पर यह गैप धीरे धीरे बढ़ता चला गया और बाद में जैसे जैसे सत्यम कंप्यूटर्स के ऑपरेशंस बढ़े तो ये गैप इतना बढ़ गया कि इसको कम कर पाना रामालिंगा राजू के बस की बात नहीं रही। राजू ने लेटर में बताया कि इस गैप को कम करने की उसकी हर कोशिश फेल हो गई और माइतास इंफ्रास्ट्रक्चर वाली डील जो कि फेल हो गई थी, रामालिंगा राजू की एक आखिरी कोशिश थी इन नकली एसेट्स को असली एसेट्स में बदलने की। पर कंपनी के इन्वेस्टर्स को लगा कि ये रामालिंगा राजू की एक चाल है जिससे वो सत्यम का सारा पैसा माइतास में इन्वेस्ट कर देगा और इससे राजू की फैमिली को बेनिफिट होगा, क्योंकि माइतास में तो सारे शेयर्स राजू की फैमिली के थे, बट सत्यम में राजू की फैमिली के शेयर्स बहुत ही कम थे। इसलिए उन्होंने ये डील नहीं होने दी और इसके साथ ही राजू की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता था कि सत्यम कंप्यूटर्स डूबने से तभी बच सकती थी अगर माइतास वाली डील सक्सेसफुल हो जाती। अगर सत्यम माइतास को खरीद लेता तो वो माइतास के एसेट्स को अपने नकली एसेट्स के साथ रिप्लेस कर सकता था। राजू चाहता था कि जो कैश उसने कंपनी के बैलेंस शीट्स में बढ़ाकर शो किया है वो उसे माइतास को एक्वायर करने में लगे पैसे के फॉर्म में शो कर सकता था और इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकता था। रामालिंगा राजू ने बताया कि सिचुएशन ऐसी थी कि वो एक टाइगर की सवारी कर रहा था और उसे ये नहीं पता था कि वो इसका लेटर भी पढ़ेंगे। उसने जो लेटर दिया है ना अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उस लेटर में ये वर्डिंग है दैट इट वाज लाइक अ राइडिंग आउट अ टाइगर नॉट नोइंग हाउ टू गेट ऑफ विदाउट बीइंग। उस टाइगर से बिना शिकार हुए कैसे उतरे। जब माइतास डील फेल हो गई तो राजू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इस स्कैम में बैंकर्स, ऑडिटर्स और सेबी को भी जिम्मेवार ठहराया गया।
सत्यम कंप्यूटर्स के ऑडिटर थे प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, जो कि एक ग्लोबल ऑडिटिंग फर्म है। सत्यम कंप्यूटर्स अपने ऑडिटर्स को बाकी कंपनी से दुगनी अमाउंट देता था, जिससे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये शक हो गया कि कहीं ऑडिटर्स का भी इस स्कैम में हिस्सा हो सकता है। इस स्कैम के बारे में पता चलने के बाद रामालिंगा राजू, उसके भाई रामा राजू, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को फ्रॉड के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया। 16 अप्रैल 2009 को टेक महिंद्रा ने सत्यम के 51% स्टेक खरीद लिए और कंपनी को डूबने से बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी सत्यम स्कैम की पूरी स्टोरी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। यस, तो अभी आपने सुना कि सत्यम में क्या क्या घटनाएं हुई थी, यस और नो? तो सत्यम एक कंपनी थी जो एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड की कंपनी थी। उस कंपनी में विद द ग्रीड, जो रामालिंगा राजू और इसका भाई एक ग्रीडी पर्सन थे, उन्होंने क्या करा, कम समय में जल्दी अमीर होने के लिए उन्होंने क्या करा, कंपनी के शेयर प्राइस को उठाने की कोशिश करी। कैसा होता है सर? कैसा होता है कि बिना कंपनी के फाइनेंशियल्स के कंपनी का शेयर प्राइस उठ सकता है? दो तरीके हैं शेयर प्राइस उठने के, दो तरीके हैं। एक तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो जाए कि लोगों में उस कंपनी के बारे में एक अफेक्शन पैदा हो जाए और लोग उस कंपनी के शेयर्स को ज्यादा खरीदने के लिए तैयार हो। बिकॉज मार्केट जो चलता है वो चलता है कैसे? डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर किसी चीज का डिमांड मार्केट में ज्यादा है और उसका सप्लाई कम है, तो बताएंगे उस चीज का प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा? अरे श्योर, इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, तो मार्केट भी वैसे ही चलता है ना। तो अगर मान लेते हैं डिमांड बढ़ रहा है, तो डिमांड बढ़ने के दो रीजन है। एक तो जेन्युइन डिमांड बढ़ा है और दूसरा आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ा है। तो आपने माइट भी स्कैम 1992 सीरीज देखा है, उसमें जो अपने परम पूज्य हर्षद मेहता जी, उन्होंने एक कंपनी थी, आई गेस यू नो दिस नेम, ACC, एक कंपनी थी, उसका शेयर प्राइस लगभग कुछ 10-20 रुपए था, है कि नहीं? उसको कहां तक बढ़ाया? अंदाजा? कोई अंदाजा? 10 रुपए का शेयर कहां तक बढ़ सकता है आर्टिफिशियली? 100 रुपी? चलो और बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ाओ। 2000? चलो और बढ़ाओ। 10,000? चलो और बढ़ाओ। ये यहां तक बढ़ाया था। और ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ 4-5 साल लग गए थे, कुछ ही महीनों में 10 रुपए का शेयर 20,000 तक लेके गए थे। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल डिमांड तैयार करना, मार्केट में आर्टिफिशियल डिमांड तैयार करना। आई बात समझ में? हम ही अपने लोगों से वो शेयर्स की डिमांड बढ़वाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत बड़े पैसों की जरूरत है। अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, देन यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? अगर आपके पास पैसा नहीं तो क्या करोगे? देन सत्यम केस। अनदर वे टू create the artificial demand for your company shares and to increase the valuation of the share. कैसे? एक जेन्युइनली कंपनी का अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है तो कंपनी का शेयर प्राइस उठेगा ना। सही बात है कि नहीं? पक्का। जैसे बात करते हैं MRF का आज शेयर लगभग 90,000 में डील करता है। कुछ सालों पहले MRF का शेयर 400-500 रुपए में डील कर रहा था। आज कंपनी का शेयर प्राइस कितना है? 90,000। तो आज अगर आपको कंपनी के एक शेयर को खरीदी करना है तो आपको कितना पैसा गिनना पड़ेगा? 90,000। तो ये शेयर प्राइस इतना क्यों उठा है? और ये कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहा है, कम नहीं होता है। क्यों? बिकॉज कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा है। हमने MRF को तो बस सचिन तेंदुलकर के बैट पे और विराट कोहली के बैट पे ही देखा हुआ है, और लगभग ब्रायन लारा के बैट पे। आई गेस AB डिविलियर्स का बैट भी MRF का आता है ना, मतलब MRF बैट मैन्युफैक्चरिंग करती है। नहीं, बचपन में हमको यही लग रहा था ना। तेंदुलकर का बैट देख के क्या लगा आपको? और आपका जनरेशन का विराट कोहली देख के क्या लगा आपको कि MRF बैट बनाता है? MRF का बैट है। तो MRF क्या बनाता है? टायर्स बनाता है। कंपनी का नाम क्या है? MRF। कंपनी का नाम है मद्रास रबर फैक्ट्री। MRF नाम सुन के लोगों को लगता है हो सकता है कोई मल्टीनेशनल कंपनी बाहर की हो, लेकिन नलायको ये अपनी चेन्नई बेस्ड कंपनी है, नाम है मद्रास रबर फैक्ट्री। इसमें ये टायर्स बनाते हैं, व्हीकल, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर,
हेवी व्हीकल्स वगैरह, ये बड़े बड़े एरोप्लेन्स के भी टायर बनाते हैं कभी कभी, है कि नहीं। मद्रास रबर फैक्ट्री 90,000 कंपनी का शेयर प्राइस है, बिकॉज कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और मार्केट में इसका डिमांड है और सप्लाई कम है, बिकॉज शेयर तो उतने ही होंगे ना जितने कंपनी ने इशू करके रखे हुए। तो आज कंपनी के शेयर ट्रेडिंग होते हैं, डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होता है, इसलिए शेयर प्राइस ज्यादा है। लेकिन सत्यम का ऐसा नहीं था। सत्यम का कंपनी बढ़ रहा था, लेकिन उसको कम समय में ज्यादा क्या करना था, पैसे कमाने थे, बिकॉज उसके भी स्टेक उस कंपनी में थे ना। तो अगर मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ेगा तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, मतलब उसका वेल्थ बढ़ेगा। आजकल के जमाने में आप लोग देखते हो कि वॉरेन बुफेट जी है या फिर अपने इलॉन मस्क है या बिल गेट्स है, इनका वैल्यूएशन, इनके नेटवर्थ का वैल्यूएशन ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों? मुकेश भाई, उनका नेटवर्थ ऊपर नीचे होता रहता है, क्यों? बिकॉज ऑफ उनके शेयर प्राइस, शेयर होल्डिंग जो उनके बहुत सारी कंपनीज में है। अगर उनकी कंपनी अच्छा करेगी तो उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा, और शेयर प्राइस बढ़ेगा तो उनका पर्सनल वैल्यूएशन बढ़ेगा घटेगा। आज मुकेश भाई एशिया के रिचेस्ट पर्सन है कि नहीं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एशिया की रिचेस्ट कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी मुकेश भाई एशिया के रिचेस्ट पर्सन है। क्यों? बिकॉज उनका शेयर होल्डिंग अलग अलग कंपनीज में है, और जैसे उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा घटेगा, उनका नेटवर्थ का वैल्यूएशन बढ़ेगा घटेगा। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं, वॉरेन बुफेट जी, इलॉन मस्क, मुकेश भाई, इन लोगों का जो वैल्यूएशन है, इनका जो नेटवर्थ है, ये बड़ा ही फेक सा है। सर टेपा मारे जे पण प्रमाण असते सर, ऐसा क्यों? बता, कोई बता पाएगा इसका रीजन? चलो थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ओके, लेकिन आज वो मार्केट में बेच करके वो पैसे कमा सकते हैं ना, तो वाई एंड हाउ? चलो मान लेते हैं रिलायंस के टोटल 100 शेयर्स है जो रिलायंस ने इशू किए हुए, इसमें से 30 शेयर्स मुकेश भाई के पास है और 70 शेयर मार्केट में है, और ये 100 शेयर, ये 70 शेयर क्या हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं। मुकेश भाई तो अपना शेयर नहीं बेचेंगे, और इसके वैल्यूएशन पे इनका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है कि नहीं? आज कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपए है, तो मुकेश भाई का वैल्यूएशन कितना है? आज शेयर प्राइस 15 रुपए है, तो मुकेश भाई का वैल्यूएशन कितना है? आज शेयर प्राइस 9 रुपए है, तो मुकेश भाई का वैल्यूएशन कितना है? तो ऐसे मुकेश भाई का जो नेटवर्थ है वो ऊपर नीचे हो रहा है, ये सुनो। लेकिन ये मैं बोल रहा हूं फेक है। क्यों? आज वो इन शेयर्स को बेच करके अपना पैसा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये जो 70 लोग हैं ना, 70 लोग, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुकेश भाई के शेयर होल्डिंग पे अपनी जान अटकाते बैठे हुए। अगर आज मुकेश भाई को पैसे की जरूरत है और इन्होंने 30 शेयर में से 10 शेयर्स भी बेच दिए, तो लोगों का इस शेयर पे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। आज मान लो शेयर का प्राइस 50 रुपए चला गया, मुकेश भाई खुश हो गए, मुकेश बोल रहे वाह 50 रुपए हो गया, 10 का 50, लक्ष्मी चिटफंड 21 दिन में पैसा डबल, अनुराधा ऐसा ना। मुकेश भाई ने सोचा चलो एक काम करते हैं, हमको पैसे की जरूरत है, मेरे को एंटीलिया बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, जैसे हम कर सकते हैं, शेयर प्राइस बेच के पैसे लेंगे, भाई हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो 10 शेयर बेच दिए। कितने में, कितना मिला उनको? 500 रुपए मिला। जैसे मुकेश भाई ने अपना खुद का रिलायंस शेयर इंडस्ट्री का होल्डिंग मार्केट में उतारा, लोगों ने देख लिया, ओह मुकेश भाई अपना शेयर रिलायंस में निकाल रहे, मतलब मुकेश भाई का रिलायंस के ऊपर से विश्वास उठ गया है, हो सकता है कंपनी आगे घाटे में चली जाए। तो इन लोगों ने भी अपना शेयर बेचना शुरू कर दिया। तो जैसे उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग बेचना शुरू कर दिया, मार्केट में सप्लाई बढ़ गया और डिमांड कोई है ही नहीं। वाई? बिकॉज लोगों को लग रहा है सारे लोग शेयर बेच रहे, हम क्यों खरीदे? तो बताएंगे 50 रुपए का शेयर प्राइस 5 रुपए हो जाएगा, सही बात है कि नहीं? और मुकेश भाई का जो 20 रुपए 20 शेयर्स का वैल्यूएशन है, उसकी प्राइस अभी कितनी रह जाएगी? 100 रुपया। तो इसलिए मुकेश भाई अपना शेयर बेच नहीं सकते हैं, कितना भी चाहे बेच नहीं सकते। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलते हैं, इल्यूजन है, इल्यूजन। तो सर उनके पास इतना पैसा कैसे होता है? अरे भैया इन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? फिर कंपनी से मैनेजर रेम्यूनरेशन भी क्लेम करते हैं, करोड़ों रुपए का रेम्यूनरेशन क्लेम करते कि नहीं करते हैं? डिविडेंड लेते कि नहीं लेते हैं? सुनो पक्का
और ऐसे एक कंपनी में नहीं, ऐसे हजारों कंपनी में शेयर होल्डर है वो, तो उनसे उनको डिविडेंड मिलता है और उन कंपनी से उनको क्या मिलता है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मिलता है, तो उससे अपना गुजारा बना लेते हैं। ये बस एक कंपनी का एक इल्यूजन है, फेक सा उन्होंने एक बना दिया है कि भैया हमारा इस कंपनी में शेयर होल्डिंग है, अभी हमारे शेयर होल्डिंग पे आप अपने शेयर्स की जान अटकाओ और ट्रेडिंग करो। आई बात समझ में? तो आज इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता है कि नहीं? लेकिन अगर उसने अपना शेयर होल्डिंग बेचना शुरू कर दिया तो वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान भी बन सकता है। तो ये इस प्रकार से शेयर मार्केट चलता है। छोड़ो, वो डिस्कशन नहीं था, सत्यम का डिस्कशन था। तो सत्यम ने क्या करा, अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आर्टिफिशियली इंक्रीज करने की कोशिश करी। फेक प्रॉफिट्स, फेक असेट्स, फेक कैश बैलेंसेस, फेक डेटर्स। अब प्रॉफिट बढ़ाना है तो सेल बढ़ाना पड़ेगा। अब सेल बढ़ाऊंगा मैं, हो सकता है मेरे 2 जेन्युइन कस्टमर्स है, तो मैंने 4 कस्टमर्स दिखा दिए और 2 फेक इनवॉइस दिखा दिए। किसको क्या पता चलने वाला है? शेयर होल्डर तो कुछ पता ही नहीं है, बिकॉज कंपनी चलाने वाले डायरेक्टर ही है। कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर? रामा राजू। और इसके साथ ऑडिटर्स का कॉन्निवेंस भी था। ऑडिटर पीडब्ल्यूसी, वन ऑफ द बिग 4 कंपनीज, बिग 4 ऑडिट फर्म्स, तो उनके साथ मिल मिला के बताएंगे ऐसी वाली बातें बिना ऑडिटर के कॉन्निवेंस नहीं होता है और इसलिए हमारा नाम बदनाम है। बताएंगे आप लोग सीए कर रहे हो, अभी कर रहे हो, बने नहीं हो, बनोगे एक ना एक दिन, तो आपकी तरफ देखने का दुनिया का नजरिया क्या है? तुम लोगों का टैक्स चोरी करके देते हो। बताएंगे यही दिमाग में है ना? आपके दिमाग में भी नलायक को यही है कि सीए बनेंगे, लोगों का टैक्स चोरी करेंगे, सरकार का टैक्स चोरी करेंगे और पैसे कमाएंगे। यही है ना दिमाग में? झूठ मत बोलना, आपको आपकी एग्जाम का वास्ता है। नवंबर 22 में जो आपका एग्जाम आने वाला है उसका वास्ता है, बताओ है कि नहीं? लोगों का ऐसा इलीगल बिजनेस बताएंगे, ऐसा टैक्स का चोरी बीरी करवाएंगे, लोगों का जो गलत है उसको सही बताएंगे और लोगों से पैसे हटेंगे, हम लोग बहुत अमीर बनेंगे, है कि नहीं? अरे इसीलिए तो हमारा धंधा गंदा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जेन्युइन तरीके से भी पैसे कमा सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप जेन्युइनली काम करके लॉ के दायरे में रह करके भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो उस चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? समझे? तो दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि हम लोग टैक्स चोरी करवाते हैं। हाँ, टैक्स प्लानिंग जरूर करेंगे, वी कैन डू टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग इज नॉट टैक्स चोरी। सही बात है कि नहीं? चलो, हाँ, तो रामारिंगा लाजू उसने क्या करा, उसने अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स में गड़बड़ी करना शुरू कर दिया, गफलेबाजी करना शुरू कर दिया। जो प्रॉफिट था उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाना शुरू कर दिया और एक दिन ऐसा आ गया कि उसको अभी ये बढ़ा चढ़ा के जो दिखाया हुआ है ना, उसको प्रेजेंट करते नहीं आया, है कि नहीं? मतलब बलून इतना फुलाएंगे, इतना फुलाएंगे, इतना फुलाएंगे कि एक ना एक दिन वो फट जाएगा। सही बात है ना? मतलब झूठ बोल बोल के कितना बोलोगे, एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाएगा। तो उसको अपना गिल्ट खा रहा था। और ये जो सत्यम स्कैम हुआ है उस समय पे इंडिया का सबसे बड़ा अकाउंटिंग स्कैम माना जा रहा है। 7,800 करोड़ का स्कैम है, बताओ। और ये वाली बातें कोई ढूंढ नहीं पाया, ये वाली बात रामा राजू ने खुद से होके बताई है। फिर उस समय पे अपने सिस्टम हड़बड़ा के जागी होगी, अरे स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 को इनकॉर्पोरेट करा गया। कि जो लूफुल्स थे पुराने एक्ट में, जिसका सहारा लेके ये लोग ऐसा कर रहे थे, उसको मिटा करके एक नया स्ट्रिंजेंट प्रोविजन वाला एक्ट लाया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग पढ़ रहे क्या, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो एक काम करते, वो इसको लेटर को भी पढ़ेंगे क्या? उसने बोला है ना कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Here is the full text of the letter. कहाँ है? हाँ, यही वो लेटर है, ऐतिहासिक लेटर टाइप करके दिया उसने। टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड फ्रॉम बी रामालिंगा राजू, चेयरमैन सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, डेट January 7, 2009। डियर बोर्ड मेंबर्स, वाह देखो इतना करके डियर बोल रहे हैं। इट वॉज विद द डीप रिग्रेट एंड ट्रेमेंडस बर्डन, था एक्चुअली में ऐसा लेटर लिखना सीधी सादी बात नहीं है। दैट आई एम कैरिंग ऑन माई कॉन्साइंस दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग द फॉलोइंग फैक्ट्स टू योर नोटिस। मैं बता रहा हूं, देखो नालायक को मैंने ये कर दिया है। फर्स्ट, द बैलेंस शीट कैरीज एज ऑफ September 30, 2008
inflated, that is non-existent cash and bank balance of 5,040 crores as against 5,361 crore reflected in the books of accounts. मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में 5,361 करोड़ रुपए का कैश एंड बैंक बैलेंस दिखाया मैंने, एक्चुअली में कितना है 5,040, तो लगभग 300 करोड़ का फेक कैश बैलेंस जो है ही नहीं मेरे पास, बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए, बैलेंस शीट को स्ट्रांग दिखाने के लिए. एंड एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 376 करोड़ विच वर नॉन इन एग्जिस्टेंस, मतलब जो इनकम दिखाया है 376 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम जो है ही नहीं, मतलब मैंने किसी पे इन्वेस्टमेंट करा हुआ ऐसे दिखाया और वहां से इंटरेस्ट आया, प्रॉफिट बढ़ाना है ना, जो है ही नहीं एक्चुअली में. एंड अंडरस्टेटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी को कम करके दिखाया, कितना 1230 करोड़ का लायबिलिटी है, लेकिन वो मैंने बुक्स में दिखाया हुआ नहीं है. एंड ओवरस्टेटेड डेटर्स पोजीशन, मतलब सेल्स फेक सेल इनवॉइस दिखा दिए जो पैसे कभी आएंगे ही नहीं ना, तो उनको कहां पे दिखाएंगे हम, डेटर में ही दिखाएंगे ना. क्रेडिट सेल्स 490 करोड़ का, जो एक्चुअली बुक्स में कितना है 2,651 करोड़ के डेटर्स, एक्चुअली में कितने हैं 490, मतलब लगभग 2,100 करोड़ रुपए के फेक डेटर्स. मतलब आज तक उसने 2,100 करोड़ के फेक इनवॉइसेस, 2,100 करोड़ मतलब 21 पे 9 जीरोज, इतना फेक सेल्स दिखाना किसने कराई है, अकेले बंदे ने. सेकेंड खत्म नहीं हुआ अभी. फॉर सितंबर क्वार्टर Q2 वी रिपोर्टेड अ रेवेन्यू ऑफ 2,700 करोड़ and an operating margin of 649 crores, that is 24% of the revenue, as against actual revenue of 2,112 crores and actual operating margin of 61 crore. तो 61 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, लेकिन दिखाया कितना है, कितना दिखाया है 649, मतलब लगभग 600 करोड़ का फेक रेवेन्यू, फेक प्रॉफिट has resulted in the artificial cash balance going up by 588 crore in Q2. The gap between balance sheet has been purely on account of inflated profit, blah 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 blah. सारी बातें लिखी. Next paragraph. Every attempt made to eliminate the gap failed. मतलब देखो क्या कन्फ्यूज कर रहा है, मैंने बहुत कोशिश किया इस झूठ को छुपाने की, लेकिन नहीं हो पाया. As the promoter held a small percentage of the equity, the concern was the poor performance would result in takeover, thereby exposing the gap. It was like riding a tiger, not knowing how to get off without being eaten. The aborted Maita's acquisition deal was the last attempt to fill the fictitious assets with the real one. Maita's सत्यम का बराबर उल्टा है, Maita's इंफ्रास्ट्रक्चर का उल्टा पढ़ो सत्यम, सत्यम कंप्यूटर्स बराबर उल्टा Maita's है. तो उसने एक रेप्लिका कंपनी बना दी है जिसमें उसका बेटा जो था डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर था. अब ये डील कैसा था उसका कि यहाँ पे जो फेक बैलेंस है, जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपया का फेक बैलेंस बता दिया मैंने, तो मैं क्या करूंगा, कोई लोग मुझको पूछेंगे नहीं 100 रुपए कहाँ है बताओ, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने किसी फ्रेंड को दिया ऐसे दिखाऊंगा मेरे बुक्स में, तो मेरा कैश बैलेंस निकल करके डेटर आ गया ना, सॉरी एडवांस आ गया ना. तो राबा राजू का यही सिलसिला था कि मेरे पास जो 1,000 करोड़ रुपए है वो मेरे पास नहीं है, तो लोग मुझको पूछेंगे कि कहाँ है बता, तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको बोलूंगा कि मैंने Maita's इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, एक्चुअली उनको कुछ नहीं दूंगा मैं, और उनके एसेट को मैंने खरीदी किया हुआ है, वो भी एक फेक कंपनी है. और यहां पे क्या दिख गया, कैश बैलेंस हट करके क्या दिख गया, इन्वेस्टमेंट इन द Maita's इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था, लेकिन ये फेल हो गया. क्यों? बिकॉज जो सत्यम कंप्यूटर्स के जो शेयर होल्डर थे, कुछ इंडियन थे कुछ इंडिया के बाहर के थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि आपने हमको पूछे बिना ये इन्वेस्टमेंट करा कैसे. कंपनी को चलाने वाले शेयर होल्डर्स, उनकी अनुमति लेनी पड़ती, भले डायरेक्टर्स को चलाते हैं. तो शेयर होल्डर बोले कि हमारी अनुमति तो ली ही नहीं आपने, कि सब इतना बड़ा डील और आपने बिना पूछे कर दिया, कुछ लिखा पड़ी, कुछ कागजात, कुछ दस्तावेज दिखा दो. लेकिन ये तो क्या था, फेक डील था ना, तो ये फेल हो गया. शेयर होल्डर ने क्या कर दिया, बोला कि हम इसको अनुमति नहीं देते हैं, तो फिर ये भी उसका अटेम्प्ट फेल हो गया. गेटिंग माय पॉइंट? Maita's investors were convinced that this was a good investment opportunity and strategic fit. मतलब Maita's बोल रहे कि अच्छा डील है, ये कर दो वो कर दो. Once Satyam problem was solved, it was hoped that Maita's payment can be
डील, मतलब अगर ये डील हो गया तो माइथस का पेमेंट हम लोग आगे कहीं ना कहीं कर देंगे अगर हमारे पास पैसा आ गया तो, बिकॉज ये जो मैंने फेक करा हुआ है उसको रियल करने की मैं कोशिश कर रहा हूं अभी. बट दैट वाज नॉट टू बी. व्हाट फॉलोड इन द लास्ट सेवरल डेज इज अ कॉमन नॉलेज. आई वुड लाइक द बोर्ड टू नो that neither myself nor the managing director sold any share in the last 8 years excepting for the small portion declared and sold in the philanthropic purposes. मतलब हमने 8 साल में कभी भी क्या हमारे शेयर्स वगैरह बेचे हुए नहीं है. एंड लास्ट में ऐसा हुआ वैसे हुआ ये हुआ वो हुआ, नन ऑफ द डायरेक्टर्स ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे साथ जो काम कर रहे थे वो मेरे साथ नहीं थे, मैंने अकेले ने ये काम किया हुआ है, ऐसे उसने ये 4th पैराग्राफ में बोला हुआ है. एंड लास्ट वन कुछ बात, आई एम कॉन्फिडेंट दैट दे विल स्टैंड बाय द कंपनी इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस. मतलब मुझको पता है कि ये होने के बाद हमारी कंपनी डूब जाएगी, लेकिन मेरे जो लोग हैं बाकी लोग शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स वो कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझको लगता है. मतलब मैं आगाऊपना करूंगा लेकिन आप मेरे साथ बड़े रहना. तो ये इधर इट वाज अ कॉपी ऑफ द लेटर विच हैज बीन एक्चुअली हिस्टोरिक लेटर, जो हो सकता है अगले जब तक ये धरती है, जब तक ये कंपनी लॉ है, तब तक लोग इसको रेफर करते जाएंगे. लेकिन कुछ ऐसा काम करो भाई लोग आपको याद रखें. ऐसा नहीं करना. गेटिंग माय पॉइंट. अब ये लेटर और ये वीडियो दिखाने का पर्पस क्या था, हम अपने कॉन्सेप्ट में हैं. तो ये जो भी कहानी हुई इसमें बताएंगे कौन जिम्मेवार है, कौन कौन पापी है इसमें. क्या चल रहा है ध्यान दो भाई. कौन पापी है इसमें बताओ, आप ही बताओ. सारे डायरेक्टर्स. तो क्या नाम था उनका, बी रामाराजू. श्योर. तो वही अकेला बंदा है ना, उसने लिखा लेटर में कि मेरे साथ और कोई नहीं, इसमें शामिल कोई नहीं है, मैंने और ऑडिटर्स ने मिल मिला के ये काम किया हुआ है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है. ये सुनो, अगर मान लेते हैं यहां पे कंपनी लॉ बी रामाराजू को छोड़ करके कंपनी को पेनलाइज करता और बोलता है कि कंपनी तुमने ये सब कुछ किया हुआ है, और कंपनी को बंद कर देता, वाइंडिंग अप, कंपनी बंद, एसेट को बेच दो, सब बंद, वैनिश. बताएंगे कंपनी के जो शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी का इतना परफॉर्मेंस देख करके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा हुआ था, उनका क्या होगा. आज मेरे जैसे लोग गरीब जो ये सोच करके कि भैया मेरा पैसा दुगना हो जाएगा, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा करके मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया कंपनी में, तो आज ये स्कैम बाहर आने के बाद आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं, मैंने अपनी जमा पूंजी सारी उसमें लगा दी. तो क्या कंपनी को बंद करे या फिर उस बंदे को पेनलाइज करे जिसने ये काम किया हुआ है. किसको पेनलाइज करे. हाँ जी, जिसने गलत काम किया है ना. लेकिन भैया यहां पे प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी बीच में आता है कि नहीं. कंपनी अलग, ये जो भी काम हुआ है कंपनी के नाम पे हुआ है ना, तो कंपनी अलग, कंपनी के डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग. तो यहां पे कंपनीज एक्ट एक कॉन्सेप्ट लेके आता है और बोलता है अगर ऐसी घटनाएं आपको नजर आ जाती है तो आपने क्या करना है, कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को बाजू में रखना है. कंपनी और कंपनी के मेंबर्स, कंपनी और कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टर्स, इनके बीच में जो एक पर्दा सा बन चुका है वो पर्दे को उठाओ और पर्दे के पीछे जो है उसको पकड़ो. द पर्सन हु इज बिहाइंड द कर्टन्स, हु इज रनिंग द शो, हैज टू बी मेड लायबल, हैज टू बी पनिश्ड इंस्टेड ऑफ कंपनी. बिकॉज कंपनी को पनिश कर दिया तो अननेसेसरली कंपनी के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, जो भी, उनको पेनलाइज करा जाएगा. हाँ, अब ऐसा नहीं कि सत्यम के केस में शेयर होल्डर को कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो तो होगा ही ना. अभी ये तो तुम्हारी गलती है अभी कि तुमने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया भाई. ये तुम्हारी गलती, तुमने बी रामालिंगा राजू के ऊपर विश्वास रख के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा, ये तुम्हारी गलती. थोड़ा बहुत नुकसान तो, इन्वेस्टमेंट का थोड़ा नुकसान हुआ, उसको भरपाई करने का थोड़ा समय तो जाएगा भाई. सही बात है कि नहीं. लेकिन हाँ, हम आपका पूरा नुकसान नहीं होने देंगे. तो यहाँ पे
कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करना बहुत जरूरी है। उस पर्दे को, जो पर्दा कंपनी लॉ ने बनाया है, उसको उठाना बहुत जरूरी है, और पीछे जो बंदा है उसको पकड़ करके उसको पेनलाइज करना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट विल। पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो कंपनीज एक्ट मेरा नाम नहीं। क्या बोला? कंपनीज एक्ट क्या कहता है? बोलो ना, नहीं बोलोगे? चलो मैं ही बोल देता हूं। पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो, आगे तो बोलो, साथ तो दो भाई। कंपनीज एक्ट मेरा नाम। ये सुनो, पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट को। तो इसमें बहुत सारे सवाल आए हुए, हो सकता है इसके ऊपर आपको एग्जाम में सवाल पूछ ले। तो ये कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ओके, तो कंपनीज एक्ट में आपको कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करना है। कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करना है तो दो तरीके हैं। एक तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और दूसरा है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। मतलब एक्ट में ही कुछ बातें, प्रोविजंस ऐसी है जहां पे एक्ट ही स्पेसिफिक आपको पावर देता है कि भैया ऐसे ऐसे सिचुएशन नजर आ गए ना, तो एक काम कर दो, कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर दो। लॉ में ही लिखी हुई बात है। एक्ट प्रोवाइड्स, एक्ट गिव्स यू द सर्कमस्टेंसेस कि देखो अगर ऐसा दिखा तो कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करना। और दूसरे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर एक्ट में क्या क्या है, थ्रू आउट द कोर्स आपको पता चल जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखो ये तरीका है, ये सिचुएशन है जहां पे कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करना बहुत जरूरी है। तो आज भी पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। तो अभी काम करते हैं, जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है उसको देखते हैं कि एक्ट में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं नालायक लोगों ने कर दी है जहां पे कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, पक्का? तो पहला केस है सर दिनशॉ मैनेक्जी पेटिट। ये री है, री सर दिनशॉ मैनेक्जी पेटिट। क्या हुआ था केस में, एक बार पढ़ेंगे हम लोग। देखो एक बहुत अमीर आदमी है, किसके जैसा? किसके जैसा? ओम जैसा। ओम एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत सेठ जी, बहुत पैसा उसके पास। ओम, हाँ। तो ओम के पास मान लो कुछ 4 लाख रुपए है। कितने? उसने क्या करा, उसने 4 लाख रुपए को किसी एक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर दिया, और उसके ऊपर उसको 10% इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल जाता था। कितना मिला उसको? 40,000। और इसके ऊपर टैक्स लगता था। ये बहुत पुरानी कहानी है, आज तो 5 लाख रुपए तो कोई टैक्स लगता है नहीं, लेकिन बहुत पुरानी कहानी है। तो 40,000 पे टैक्स लग जाता था, तो अननेसेसरली वो 12,000 का टैक्स देता था। उस टाइम पे मान लेते हैं टैक्स ब्रैकेट था 30%। ओके, तो 40,000 पे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, कितना टैक्स मिलता था? 12,000। तो गवर्नमेंट को वो 12,000 देता था और खुद को कितना रखता था? 28,000। ये सुनो, तो ओम बोला साला पैसा मेरा, इनकम मेरा, और टैक्स गवर्नमेंट का है, 12,000 क्यों दूं मैं? तो वो चला गया किसी सीए के पास, सीए नेहा जी। एकदम स्वप्ने सर से टैक्स सीख के एकदम कॉन्फिडेंट होगी वो, टैक्स प्रैक्टिशनर बन गई एकदम। तो ओम जी चले गए नेहा जी के पास। नेहा जी को बोला, नेहा जी यार देखो ना यार, है ये 12,000 का टैक्स जाता है, क्या करूं मैं? तो नेहा जी ने बोला ठीक है, मैं सोच करके कल बताती हूँ तुमको। तो नेहा जी ने इनकम टैक्स का बुक साइड में और कंपनी लॉ का बुक साइड में रखा। कौन से पढ़ा? सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे पढ़ा ठीक है, ओके ओके। तो ओम जी को फोन किया, ओम कल आ जाना, हम मीटिंग करें, डिस्कशन कर दे। तो वापस ऑफिस में मिल गया, उन्होंने एक तरकीब बताई। ओम एक काम करो, तुम 4 कंपनी बनाओ, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4। ओके, और अपना इन्वेस्टमेंट कुछ इस प्रकार से ट्रांसफर करना हर एक कंपनी में कि उससे आने वाला इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट रहे। तो ओम बोला कि तुम ही बता दो कितना करूं। तो नेहा जी बोल रही इसमें 1 लाख करो, इसमें 1 लाख करो, इसमें 1 लाख करो, इसमें 1 लाख करो। इंटरेस्ट कितना आएगा? 10,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000। यह है इन्वेस्टमेंट और यह है इंटरेस्ट, और ये 10,000 रुपए बिलो टैक्सेबल लिमिट है। आज तो कंपनी के ऊपर 30% टैक्सेशन है, लेकिन पहले मान लो उसमें स्लैब था। तो 10,000 रुपए क्या हो गए बोलो? इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा? 0, 0, 0, 0। तो कुल मिला के ये 10,000 किसके हो गए? कंपनी के हो गए।
अरे सुनो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सही बात है कि नहीं? अब ओम बोले इसमें मेरा क्या फायदा है? ये काम करेंगे ना हम लोग, ये 10,000 रुपये जो है ना, ये सारे 40,000, ये पूरे के पूरे 40,000 रुपये हम लोग कंपनी से, तुमको लोन मिला है, अनसिक्योर्ड लोन करके ओम के पास वापस आएगा। तो पहले ओम अपना इन्वेस्टमेंट करता था, उसके ऊपर इनकम कमाता था, उसके ऊपर टैक्स भरता था और टैक्स से बचा हुआ पैसा अपने पास रखता था। आज उसने क्या करा, अपना इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया और उससे इनकम आया, वो टैक्स फ्री है, जो पैसा है जमा करके अनसिक्योर्ड लोन करके दिखा दिया। तो एवरी कंपनी में असेट साइड में दिख रहा है क्या, अनसिक्योर्ड लोन टू ओम, अनसिक्योर्ड लोन टू ओम, अनसिक्योर्ड लोन टू ओम। और उस कंपनी में ओम खुद शेयर होल्डर है और उस कंपनी में इस ट्रांजैक्शन को छोड़ के और कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं। बस एवरी ईयर इंटरेस्ट कमाएगी, उसको प्रॉफिट दिखाएगी और वो प्रॉफिट ओम को एज अनसिक्योर्ड लोन दिखाएगी और वो लोन कभी रीपे भी नहीं होगा। नेहा जी ने क्या दिमाग लगा, देखो बताएंगे सही है कि नहीं? कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग। अब बताएंगे कंपनी का इनकम और कंपनी के मेंबर का इनकम अलग है ना? और लोन कभी भी इनकम होता है क्या? मैंने बैंक से लोन लिया, टैक्स भरू नहीं ना? तो वैसे ही कंपनी से जो लोन मिला है किसको, ओम जी को, क्या ओम जी उसके ऊपर लोन के ऊपर टैक्स भरेंगे? द आंसर इज नो। तो बताएंगे ओम जो पहले 12,000 का टैक्स देता था, आज वो बच गया ना? बच गया कि नहीं बच गया? सही कि गलत? ओम आप ही बताइए। ओम खुश हो गया, बोला जिंदगी में ऐसा है तो और क्या चाहिए बताओ। नेहा जी बोल रही मेरा जो भी फीस बनता है वो दे देना बस। हाँ जी बेटा बताइए, आप सेकंड बेंच, क्या नाम है आपका? अलीशा जी बताइए। अलीशा यू वर फाउंडेशन स्टूडेंट, यू रिमाइंड मी वन ऑफ माय प्रीवियस स्टूडेंट एक्चुअली। सही की गलत? सही किया नहीं किया? सही किया, क्यों, क्या गलत है इसमें बताओ, क्या गलत है बेटा? श्योर, मतलब ये काम जो उसने किया है, ये कंपनी का जो उसने नाम यूज करा है, ये सरासर गलत है। मतलब कंपनी का नाम यूज करके ओम जी अपना टैक्स बचाना चाहते हैं। कंपनी के अंदर ओम ने दिया हुआ इन्वेस्टमेंट, उससे आने वाला इनकम और वो इनकम ओम जी के नाम पे एज अ अनसिक्योर्ड लोन ट्रांसफर होना, इस ट्रांजैक्शन को छोड़ के और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो मतलब ये कंपनी कैसी कंपनीज है? फेक कंपनीज। इसको हम लोग शेल कंपनीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और आजकल गवर्नमेंट ने पिछले साल ऐसे कितने सारे हजारों शेल कंपनीज को उनका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया, डी रजिस्टर कर दिया। स्कैम 1992 मूवी अगर आपने देखा है तो उसमें जो सुचिता दलाल और उसका बॉयफ्रेंड एक बार एक कंपनी को ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं, एक बिल्डिंग में चले जाते हैं, वहां पे उनको ऐसे ये ताला दिखता है और बोलता है कि यही वो कंपनी है जिसका नाम यूज करके हर्षद मेहता ने इतना बड़ा स्कैम करा हुआ है। वो कंपनी कभी एग्जिस्टेंस में थी नहीं, बस नाम की कंपनी थी। तो ये भी क्या है बोलो, नाम की कंपनी है लेकिन काम की है। सही बात है कि नहीं? तो ये कंपनीज क्या है, फेक है। तो कंपनी के कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट स्टेटस का सहारा लेके कंपनी के बीच में पर्दा और उसके पीछे ओम कर रहा, सारा ओम है गलत काम, लेकिन नाम किस पे आ रहा है, कंपनी पे आ रहा है। अब बताएंगे क्या यहां पे कंपनी और ओम इनके बीच में जो पर्दा है ये उठा करके दोनों को एक मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अरे श्योर, वही हुआ केस सर दिनशॉ मैनेजी पे, एक बार पढ़ेंगे, रीड द केस।
हाँ बेटा, सीए ने एडवाइस दिया, ठीक है, ये अपने आप को बचा रहा है बाद में बेटा। उसके लिए आपको सीए फाइनल का ऑडिट पढ़ना पड़ेगा, एडवांस ऑडिटिंग। उसमें कुछ कोड ऑफ एथिक्स बताए हुए हैं, कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट्स बताए हुए हैं कि जिसके तहत रह के आपने अपना प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। और उसके अंदर बहुत सारे पेनल्टीज बताए हुए हैं कि अगर आप ऐसे गफलेबाजी करोगे क्लाइंट के साथ मिल मिला के तो आपको क्या पनिशमेंट होगा। और आजकल हम लोग सेक्शन नंबर 132 में भी पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 132 जो है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नफरा जिसको बोलते हैं। ओके, ये अथॉरिटी आने के बाद बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हालत पतली हो चुकी है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑल द प्रोफेशनल्स हु आर एंगेज इन द फिनेंस सेक्टर। ओके, पहले कैसा था, हमारे ऊपर माँ बाप हमारा आईसीआई था और हमारे माँ बाप हमने गलती किया तो छोड़ भी देते थे कभी कभी, मम्मी पापा माझं सोन्या माझं स्वतःच दे दुसऱ्याचं दे, ऐसे करके हमारी मदर इंस्टीट्यूट है ना, तो कभी कभार छोड़ भी देती छोटे मोटे मामलों में। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ऐसे वाले मामले सामने आ रहे हैं कि आईसीआई क्या कर रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के चक्कर में छोड़ रही है या फिर उनकी पेनल्टीज को थोड़ा सा रिलीव कर रही है, रिलीफ दे रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया क्वाजी अथॉरिटी बना दिया है, नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब ये भी प्रोफेशनल्स के प्रोफेशनल सर्विसेज की क्वालिटी को ओवरलुक करेगी, ओवरसी करेगी कि आपने क्या किया है बताओ। और अगर उनको कुछ नजर आ गया, ऐसी वाली कहानी जो अभी अपने प्रोफेशनल सर्विस के बारे में क्वेश्चन पूछा, अगर उनको नजर आ जाता है कि भैया इसने बहुत गफलेबाजी करा हुआ है, सत्यम के केस में पीडब्ल्यूसी का हुआ था, अगर वापस तुम करोगे तो नफरा आपके डिग्री को ही खा जाएगा। ओके, पहले इंस्टीट्यूट क्या करती थी, आपका सीओपी निकाल देती थी, सस्पेंड करती थी कुछ सालों के लिए, मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन मेंबर जरूर रहोगे, मतलब आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर सकते हो, आपका सीओपी कैंसिल कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, बिकॉज आप प्रैक्टिस करने के लायक नहीं हो। लेकिन नफरा आपकी डिग्री को ही खा जाएगा, मतलब अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होके भी नहीं हो, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक क्लासेस करोगे, फिर घर पे जाके पढ़ाई करोगे, फिर सुबह वापस आओगे, एंड दिस रूटीन कंटिन्यूस। दिन का चैन, रात की नींद सैक्रिफाइस करके इतना सारा अब सीए का डिग्री कमाओगे, एक डिग्निटी के साथ सीना तान के दुनिया भर में चलोगे। लेकिन पता चला ऐसे कुछ थोड़े बहुत लालच के लिए आप अपना डिग्री जो है अगर दांव पे लगाओगे और नफरा की नजर आपके ऊपर आ गई और फिर नफरा ने आपका डिग्री खा लिया, तो बताएंगे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का हो जाएगा। अभी आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं पे नहीं जाओगे, नॉलेज तो होगा आपके पास, लेकिन सी का डिग्री नहीं लगा सकते। नाम के आगे जो सीए ओम लगाते थे, अब बस श्री ओम लगाओगे। सेक्शन 132 में पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट में है। ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मुझको पता है आप डर गए हो। ओके, पढ़ लिया? एनी डाउट सो फार? नो? चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। कल मिलेंगे विद द न्यू प्रोविजंस ऑफ दिस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।